ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। 16 आयुष का त्रिशा के घर देने के लिए जाना। अब आगे या फिर उस इंसान के ऊपर संकट भी आ सकते हैं। त्रिशा उसकी बात सुन दंग रह गई थी। वही त्रिशा दूसरा पेज पलटती है और वहां अपना हाथ रखती है तो वहां का पेज जैसा का वैसा था, उसके शब्द भी नहीं दिख रहे थे। ये देखकर त्रिशा, इसमें तो कुछ दिख क्यों नहीं रहा है मास्टर? इसमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपके पास अभी आपकी पूरी पावर नहीं है और मेरे पास भी इतनी पावर नहीं है। अगर आपको आगे की पेज को पढ़ाना है तो आपको अपनी पावर जागृत करनी होगी या फिर आपसे भी ज्यादा पावरफुल इंसान के आसपास रहना होगा, जिससे मैं उसका पावर ऑब्जर्व कर आगे पेज में क्या लिखा है वो बता सकता हूं। और मास्टर, आपको अपनी पावर को जल्दी जागृत कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत से दुश्मन हैं जिसको आप नहीं जानते। उसकी बात पर त्रिशा, तुम सही बोल रहे हो, मेरे आसपास ऐसे बहुत से दुश्मन हैं जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता। फिर त्रिशा उस किताब को वही बेड के साइड वाले टेबल में रख देती है और बेड में लेट जाती है और सीलिंग को देखते हुए किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी आवाज आई, मास्टर आपने तो मेरा नाम पूछा ही नहीं। उसकी बात त्रिशा, ओह हाँ, मैं तो तुमसे तुम्हारा नाम पूछना भूल गई। त्रिशा उसके तरफ देखते हुए थोड़ा स्माइल करते हुए, चलो अब बता दो तुम्हारा नाम क्या है। उसकी बात पर वह किताब शर्माते हुए बोला, मास्टर मेरा नाम टोजो है। फिर थोड़ा रुककर बोला, मास्टर आपको मेरा नाम कैसा लगा? उसकी बात, त्रिशा तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है और तुम भी बहुत अच्छे हो। उसकी यह बात सुनते ही टोजो चाहते हुए बोला, सच में मास्टर मेरा नाम बहुत ही अच्छा है। अब से मैं उस रहस्यमयी किताब को टोजो बोलूंगी तो आप लोग कंफ्यूज मत होना गाइस। स्माइल, मास्टर आपको पता है मेरे अंदर ऐसे बहुत सी अनोखी पावर है जिससे मैं आपकी बहुत से कामों में हेल्प कर सकता हूँ। फिर थोड़ा सैड होते हुए, लेकिन इतने दिनों तक मुझे न खोलने के कारण मेरी पावर जागृत नहीं हुई है, लेकिन हाँ किसी की स्ट्रांग प्रेजेंस या उसकी ऑरा को ऑब्जर्व करके मेरे में थोड़े बहुत पावर आ जाएगा, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और पता है मास्टर, मैं फ्यूचर भी देख सकता हूँ। उसकी बात पर त्रिशा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और त्रिशा मन में और कितना तारीफ करेगा अपनी। मुझे इसकी बात सुनकर तो नींद आ रही है। हे भगवान बचा ले मुझे इस बातूनी से। लेकिन त्रिशा ये भूल गई थी कि टोजो उसकी मन की बात सुन सकता है। वही टोजो उसकी बात सुनकर अपना मुंह फुलाकर बोला, कहाँ मास्टर, मैं कहाँ अपनी तारीफ करता हूँ, मैं तो बस आपको अपनी खूबियां बता रहा था। फिर टोजो थोड़ा नाराजगी भरी आवाज में, और मास्टर मैं बातूनी नहीं हूँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं कहाँ ज्यादा बात करता हूँ। वही त्रिशा उसकी बात सुनकर हड़बड़ा गई थी। फिर अपनी होठों पर स्माइल लाते हुए, अरे टोजो तुम नाराज क्यों हो रहे हो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं बोला मन में। ओ एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूं ना, इसलिए मेरे मन में कुछ भी चल रहा है, तुम दिल पर ना लो समझे। वही टोजो की नाराजगी तो त्रिशा की स्माइल को देखकर छूमंतर हो गई थी। फिर टोजो थोड़ा फ्लटी अंदाज में, ओ मेरी प्यारी मास्टर, मैं भला कैसे आपसे नाराज हो सकता हूँ। स्माइलिंग फेस, आप जैसी सुंदर और अप्सरा जैसी लड़की से कोई कैसे नाराज हो सकता है, आप जरा सोच कर तो देखिए। और मैं तो आपका प्यारा सा गुलाम हूँ, मैं तो कभी भी आपसे नाराज नहीं हो सकता। वही त्रिशा उसकी बातों को सुनकर अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखने लगी। टोजो की बातों से त्रिशा ने अंदाजा लगा डाला था कि टोजो उससे फ्लर्ट कर रहा है। त्रिशा अपनी फेस में सीरियसनेस लाते हुए टोजो से कहती है, टोजो तुम्हारा फ्लर्ट करना हो गया हो तो क्या मैं आराम कर सकती हूँ? त्रिशा की सीरियसनेस आवाज सुनकर टोजो घबरा गया था और टोजो घबराते हुए त्रिशा से कहा, आई एम रियली सॉरी मास्टर, आप आराम कीजिए, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। उसकी घबराते हुए आवाज सुनकर त्रिशा हंसते हुए, अच्छा टोजो तुम घबराओ मत, मैं तो तुम्हारा फेस का रिएक्शन देखने के लिए ऐसा बोल रही थी, लेकिन हाँ मैं सच में थक गई हूँ, मुझे आराम की सख्त जरूरत है। तो प्लीज अब तुम कुछ मत बोलना, अभी तो तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है, तुम जिंदगी भर अपनी खूबियां धीरे धीरे करके मुझे बता देना। उसकी बात सुनकर टोजो स्माइल करते हुए, आप भी ना मास्टर डरा देती हैं। वैसे आपने ठीक ही कहा, अभी तो पूरी जिंदगी है मेरे पास, मैं आपको धीरे धीरे करके अपनी खूबियां बता सकता हूँ।
तो ठीक है मास्टर, आप आराम कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वैसे मास्टर मुझे भी लगता मुझको भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, जिससे मैं बाद में एक्टिवेट हो पाऊंगा। उसकी बात पर तृषा ने हाँ कहा और बिस्तर में आंख बंद करके लेट गई। ज्यादा थकावट के कारण कुछ टाइम बाद तृषा गहरी नींद में चली गई। वहीं दूसरी तरफ कोई था जो बेसब्री से शाम होने का वेट कर रहा था। वहीं एक रूम में एक लड़का घड़ी की तरफ देखते हुए, जिसमें 3:01 हुआ था। ये टाइम भी ना आज इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है, बाकी दिन तो इतना फास्ट चलता है, आज ही इसको इतना धीरे चलना था क्या। फिर वह लड़का स्माइल करते हुए, लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर उन लोगों को तो पता नहीं कि आयुष खुराना को इंतजार करना पसंद ही नहीं। पर क्या करें, आज कुछ भी करके इंतजार करना पड़ेगा। ये लड़का और कोई नहीं आयुष ही था। बस 2 घंटे की तो बात है। आयुष घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, पर ये 2 घंटे तो मुझे फूल के कांटे की तरह लग रहे हैं। ये बोलकर आयुष बेड पर लेट गया और सीलिंग की तरफ देखते हुए, इंतजार की घड़ियां कब तक चलेगी, तुझसे मिलने की हसरतें कब पूरी होगी, हर पल दिल तुझसे मिलने को बेताब है, अब तो ये दूरियां खत्म कब होगी। ये बोलकर आरुष तृषा के ख्यालों में ही नींद के आगोश में चला जाता है। शाम के वक्त आयुष खोलो बेटा दरवाजा। एक औरत 1 घंटे से आयुष के रूम के बाहर दरवाजा खटखटा रही थी। दिखने में वह औरत बहुत सुंदर लग रही थी, जिसकी उम्र करीबन 32-33 लग रही थी। वही आयुष गहरी नींद में सोया था। वह आवाज सुनकर उठा और दरवाजा खोलने के लिए चला गया। फिर आयुष दरवाजा खोलकर सामने खड़ी औरत को देखकर चिढ़े हुए आवाज में, क्या हुआ मॉम, इतना चिल्ला क्यों रही हो, और आपने मेरा नींद खराब क्यों किया। ये औरत और कोई नहीं आयुष की मॉम कृति खुराना थी। उसकी बात सुनकर वह औरत, आयुष तुझे देने के लिए तृषा के घर नहीं जाना है क्या, अगर तेरे को जाना ही नहीं था तो हाँ क्यों बोला जाने के लिए, तूने तो 1 घंटा वेस्ट कर दिया हम लोगों का। उनकी बात सुनकर आयुष को रिलायंस होता है कि उन लोगों को तृषा के घर डिनर के लिए जाना है। ये याद आते ही आयुष कृति खुराना की तरफ देखते हुए, आई एम सॉरी मॉम, मैं तो भूल गया था, प्लीज 10 मिनट आप लोग रुको, मैं जल्दी से रेडी होकर आता हूँ। ये बोलकर आयुष रेडी होने के लिए वॉशरूम में चला गया। वही कीर्ति जी आयुष को जाते देख, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता, बिना वजह मेरे ऊपर गुस्सा किया और अब सॉरी बोलकर चला गया। ये बोलकर कृति जी अपना सिर हिलाकर नीचे चली जाती है। वही हाल में राहुल खुराना सोफे पर बैठे हुए थे, तभी उनकी नजर सीढ़ियों से उतरती कृति जी के ऊपर चली गई, जो मुंह फूले नीचे उतर रही थी। जिसे देखकर राहुल खुराना, क्या हुआ बीवी जी, इतना मुंह फुलाकर क्यों घूम रही हो। उनकी बात पर कृति जी उन्हें घूर कर देखती है। वही राहुल खुराना अपनी बीवी के ऐसे घूरने से डर जाता है और थोड़ा डरते हुए, अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, वैसे आयुष कहाँ है, वह नहीं आया नीचे। उनकी बात पर कृति जी कुछ बोलने वाली थी कि तभी आयुष पीछे से आते हुए बेड में आ गया। इस वक्त आयुष ने ब्लैक शर्ट और नीचे में ब्लैक पैंट पहना था, जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था। वही आयुष ने शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन नहीं लगाए थे, जिससे वह और भी हैंडसम लग रहा था। वही आयुष को देखकर राहुल खुराना बोले, तू तो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है बेटा। उनकी बात पर आयुष, मैं आपका बेटा हूं तो हैंडसम तो लगूंगा डैड। फिर आयुष अपनी मॉम की तरफ देखते हुए, मॉम आप कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगी। उसकी बात पर कृति जी उससे नजरें फेर लेती हैं, जिसे देखकर आयुष सब समझ जाता है कि उसकी मॉम उससे नाराज है। फिर आयुष कृति जी को पीछे से हक करते हुए, मॉम क्या आप मुझसे नाराज है, अगर नाराज है तो मुझे आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए मेरे पास इसका इलाज है। ये बोलकर उसके गालों पर किस कर देता है। उसके ऐसे करने से कृति जी, अच्छा बेटा मक्खन लगाना तो लोगों को तुमसे सीखना चाहिए, नाराज भी तू करता है और मानता भी तू है। उनकी बात पर आयुष, आई एम सॉरी मॉम। उसकी बात पर कृति जी स्माइल करते हुए, नहीं हूं मैं तुझसे नाराज। वही आयुष, सच में ना मॉम। उसकी बात पर कृति जी, हाँ सच में। वही बीच में राहुल खुराना बोले, अगर तुम लोगों की नाराजगी दूर हो गई है तो अब चले वरना लेट हो जाएगा। उसकी बात पर दोनों ने हाँ कहा और तीनों मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल गए। क्या हो रहा है आयुष को तृषा से प्यार, अगर तृषा को पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। 17 ब्लू बटरफ्लाई पैन। आगे मल्होत्रा हाउस। शाम 6:30 बजे। आज पूरा मल्होत्रा हाउस नए नए खानों की खुशबू से पूरा महक रहा था। वही मिसेज पायल एक खाने के डिश को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए सरिता से कहती है, सरिता तृषा के रूम में जाओ और उसे उठा देना, क्योंकि कृति और राहुल भाई साहब आते ही होंगे। उनकी बात पर सरिता बोली, जी मैडम मैं अभी जाकर छोटी मैमा को उठा देती हूँ। सरिता ये बोलकर वहां से तृषा के रूम की तरफ चली गई और मिसेज पायल किचन में चली गई।
वही रूम में त्रिशा जो पहले सोकर उठ गई थी और स्टडी टेबल पर बैठकर टोजो यानी रहस्यमयी किताब के अंदर बने चित्र को ध्यान से देख रही थी। या यूं कहे कि त्रिशा उस चित्र के थरू समझने की कोशिश करती कि ये किताब क्या कहना चाहती। वही टोजो जो उसको इतने देर से अपने अंदर बनी उस चित्र को देखता पाकर अपनी जिज्ञासा को कंट्रोल न कर सका और त्रिशा से पूछ पड़ा, मास्टर आप इतनी देर से इस चित्र को घूर क्यों रही हैं? त्रिशा जो अपने में मगन थी वह टोजो की बात सुनकर बोली, टोजो मैं इस चित्र को घूर नहीं रही हूं, बल्कि समझाने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह चित्र हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। उसकी यह बात सुनकर टोजो बोला, अच्छा इतनी सी बात को समझने की क्या जरूरत है मास्टर, आप देखकर ही पता लगा सकती है। त्रिशा उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके उसे देखते हुए, तुम्हें ये इतनी सी बात लगती है? तभी त्रिशा के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये सुनकर त्रिशा टोजो की तरफ देखते हुए, टोजो अब तुम बिल्कुल शांत रहना, आवाज मत करना, दरवाजे के बाहर कोई आया है। टोजो बोला, ठीक है मास्टर। त्रिशा जल्दी से टोजो को दूसरी किताब के नीचे रख देती है जिससे उसे कोई ना देखे पाए और दरवाजा खोलने चली जाती है। त्रिशा जब दरवाजा खोलती है तो सामने और कोई नहीं, सरिता खड़ी थी। वही सरिता उसे देखकर बोली, छोटी मैम आपको रेडी होकर हाल में बड़ी मैडम ने बुलाया है। उसकी बात पर त्रिशा बोली, ठीक है आंटी आप जाओ, मैं रेडी होकर आती हूँ। त्रिशा की बात पर सरिता हाँ में सिर हिलाकर नीचे चली जाती है। सरिता के जाने के बाद त्रिशा दरवाजा बंद कर देती है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। 10 मिनट बाद त्रिशा बाथरूम से बाहर आई और क्लोजेट में कपड़ा चेंज करने के लिए चली गई। फिर क्लोजेट से कपड़ा चेंज करके मिरर के पास जाकर अपने बाल बनाने लगी। वही टोजो त्रिशा को इस तरह रेडी होते देख बोला, मास्टर आप कहीं बाहर जा रहे हो क्या? त्रिशा अपने बालों में हेयर पिन लगाते हुए कहा, नहीं टोजो मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ। ये सुन टोजो बोला, तो आप इतना रेडी क्यों हो रही है? तो ओह एक्चुअली आज हमारे घर राहुल अंकल और कृति आंटी आने वाली है डिनर के लिए, इसलिए रेडी हो रही हूँ। ये बोलकर त्रिशा लास्ट बार अपना चेहरा मिरर में देखकर वहां से जाने लगती हैं। त्रिशा को यहां से जाता देख टोजो, मास्टर रुकिए। टोजो की आवाज सुनकर त्रिशा रुक जाती है और उसके तरफ देखते हुए, क्या हुआ टोजो, कुछ कहना था क्या तुम्हें? टोजो, जी मास्टर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। ये सुन त्रिशा, बोलो क्या कहना है तुम्हें? मास्टर आपको तो पता है कि मैं आपका अंश हूँ, लेकिन एक और बात भी है जो आप नहीं जानती हैं। वह बात यह है कि अगर मैं आपके पास नहीं रहा या आपके 1-2 मीटर के संपर्क में भी नहीं रहा तो मैं 1 घंटे के लिए ऑफ मोड में चला जाऊंगा और मेरी शक्तियां भी चली जाएगी, इसलिए आप मुझे भी ले चलिए अपने साथ। ये सुन त्रिशा परेशान होते हुए बोली, पर टोजो मैं तुम्हें कैसे ले जाऊंगी? अगर तुम्हें दादू ने देख लिया तो उन्हें सब पता चल जाएगा और घर वालों ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो वह लोग डर जाएंगे। टोजो त्रिशा की परेशानी भरे चेहरे को देखकर, मास्टर आप परेशान क्यों हो रही है? जब आपके पास आपका टोजो है तो फिर स्माइल करते हुए, मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं आपके साथ हमेशा रह सकता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मुझे इस मोटी किताब के नीचे से निकलना होगा, वरना मैं दबकर मर जाऊंगा मास्टर। वरीड। उसकी बात पर त्रिशा हंसते हुए, तुम भी तो एक किताब हो, तो कैसे तुम उसके दबाव से मर सकते हो? हाँ पर एक बात अलग है कि तुम्हारे पास शक्तियां है। त्रिशा ये बोलकर उस किताब के नीचे से टोजो को निकाल देती है और उसे वही स्टडी टेबल पर रख देती है। उसकी बात सुन टोजो मुंह फुलाकर बोला, मास्टर आप भी ना, भले ही मैं एक किताब हूँ लेकिन मैं सबसे यूनिक हूँ। एक बार आप मुझे पूरी तरह से जान गई ना, फिर आप बिना पंखों के हवा में उड़ने लगेंगी। त्रिशा बोली, कुछ भी बोलते हो टोजो? फिर कुछ सोचते हुए, अभी क्या बोला था तुमने? मैं तुम्हें पूरा जान गई तो मैं हवा में उड़ूंगी। वह टोजो, वह क्या ख्यालात है तुम्हारे? ये सुन टोजो, अब आप देखिए मैं अपना यूनिकनेस कैसे दिखता हूँ आपको। ये बोलकर वह अचानक से एक पेंडेंट में बदल गया। ये देख त्रिशा हैरानी से उसे देखने लगी। उसे लगा था कि टोजो सिर्फ किताब में ही बदल सकता है। त्रिशा उस पेंडेंट को अपने हाथ में लेकर अपनी चमकती हुई आंखों से देखने लगी। दिखने में वह पेंडेंट सिंपल था, लेकिन उस पेंडेंट के बीच में जो छोटा सा ब्लू बटरफ्लाई था वो सबसे यूनिक था, जो किसी रियल बटरफ्लाई की तरह लग रहा था। इसी कारण वो पेंडेंट बहुत खूबसूरत दिख रहा था। टोजो, तुमने मुझे क्यों बताया नहीं कि तुम उस किताब के अलावा पेंडेंट में भी बदल सकते हो? त्रिशा ने कहा। ये सुन टोजो मुस्कुराते हुए, मास्टर अपने ही तो कहा था धीरे धीरे करके मैं अपनी खूबियां आपको बताऊं। मैं तो मस्त उस टाइम आपको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने ही तो मना कर दिया मास्टर, इसलिए मैंने नहीं बताया।
त्रिशा ने उसकी बातों पर कुछ नहीं कहा और मिरर के पास जाकर पेंडेंट को अपने गले में पहनते हुए, टोजो अब तुम मेरे साथ जा रहे हो तो बिल्कुल भी आवाज मत कर ना, वरना पता चल जाएगा सबको। टोजो, नहीं पता चलेगा मास्टर किसी को, क्योंकि मैंने अपना एक ऐसा पावर जेनरेट किया है जिससे कारण मेरा आवाज आपके अलावा कोई भी नहीं सुन सकता। 18 रंजीत जी का फैसला। अब आगे। टोजो की बात सुन त्रिशा, ये तो अच्छी बात है, फिर अब मुझे तुम्हें मेरे साथ ले जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। टोजो, जी मास्टर। फिर त्रिशा अपने रूम से निकलकर नीचे जाने के लिए निकल गई। वही हाल में मिसेज पायल, लो ना कृति, ये गाजर का हलवा मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है, और राहुल भाई साहब आप भी लीजिए ना। मिसेज पायल हलवा का प्लेट देते हुए बोली। कृति जी, नहीं पायल, मैं और नहीं खा सकती, मैं अभी डाइट पर हूँ, अगर मैंने और खा ली तो मेरा डाइट वेस्ट हो जाएगा और मैं मोटी हो जाऊंगी। फिर थोड़ा रोने वाला फेस बनाकर, और पहले से तो देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। उनकी बात को सुनकर मिसेज पायल हंसते हुए, तुम कहाँ मोटी हुई हो कृति, तुम तो अब सूख कर कांटा हो गई हो, और अगर तुमने डाइट करना नहीं छोड़ा तो तुम तो और पतली हो जाऊंगी। कृति जी हैरानी से, सच में पायल मैं मोटी नहीं हूँ क्या? पायल बोली, हाँ सच में कृति। ये सुन कृति जी घूरकर मिस्टर राहुल को देखती है, जो बड़े चाव से गाजर का हलवा खा रहे थे। कृति बोली, राहुल तुमने क्यों कहा था कि मैं मोटी हो रही हूँ, और अभी पायल ने तो कहा है कि मैं पतली हो रही हूँ, फिर तुमने उस दिन क्यों कहा था कि मैं मोटी हो गई हूँ? ये सुन मिस्टर राहुल, जो गाजर का हलवा खा रहे थे, वो गले में अटक गया और वह खांसते हुए घबराई हुई नजरों से कृति जी को देखने लगे, जैसे उनकी कोई पोल खुल गई हो। उनको खांसता देख कृति जी ने उन्हें जल्दी से पानी का ग्लास दिया, और मिस्टर राहुल उनके हाथों से पानी का ग्लास लेकर एक ही सांस में पी गए। वही उनको अब नॉर्मल होते देख कृति जी बोली, अब आप बताइए, आपने ऐसा क्यों कहा? मिस्टर राहुल घबराते हुए बोले, कृति मैंने तो बस तुमसे मजाक किया था, और तुमने ही मेरी बातों को सीरियस ले लिया था, इसमें मेरी गलती नहीं है। फिर फिकी स्माइल करते हुए उन्हें देखने लगे। कृति जी ये सुन गुस्से से घूरते हुए, आपकी तो खैर नहीं, अब आप घर चलिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये सुन मिस्टर राहुल बहुत डर गए। भले ही राहुल खुराना देश के नंबर 1 बिजनेसमैन में से एक थे, लेकिन अपनी बीवी के आगे एक डरपोक बिल्ली की तरह ही थे। जब भी मिसेज कृति गुस्सा होती थी तो उनके सामने मिस्टर राहुल का जुबान चलना ही बंद हो जाता था। वही सब घर वाले उनकी हालत देख हंसने लगे। वही माला जी हंसते हुए बोली, तुम तो आज गए राहुल बेटा। उनकी बात पर मिस्टर राहुल बोले, माला आंटी मैं पहले से डरा हुआ हूँ, ये बोलकर और मत डराए प्लीज। वही त्रिशा जो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी, हंसने की आवाज सुन, लगता है अंकल आंटी आ गए। टोजो, हाँ मास्टर मुझे भी लगता है वह लोग आ गए, क्योंकि हंसने की आवाज आ रही है। त्रिशा ने उसकी बातों पर कुछ नहीं कहा और हाल की तरफ जाने लगी। वही हाल में आयुष को उन लोगों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह अपना फोन चलाने में बिजी था। तभी कृति जी मिस्टर राहुल को गुस्से में घूरते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि उनकी नजर सामने से आती हुई त्रिशा पर पड़ी। त्रिशा को देख कृति जी मुस्कुराते हुए, त्रिशा बेटा तुम, अल्पविराम इधर आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कृति जी की बात सुन सब सामने की तरफ देखने लगे, जहां से त्रिशा आ रही थी। मिस्टर राहुल त्रिशा को इधर ही आते देख उनकी आंखें चमक गई और खुशी से मुस्कुराते हुए, थैंक गॉड कि त्रिशा सही समय पर आ गई, वरना कृति जी मुझे सबके सामने बेइज्जत करके ही छोड़ती। वही आयुष जो अपने फोन में लगा था, ये सुन वो भी सामने से आ रही त्रिशा को देखने लग गया। इस वक्त त्रिशा ने ब्लैक नी लेंथ फ्रॉक पहना था और अपने लंबे काले बालों को पोनीटेल में बंधा था और राइट साइड के बालों में हेयर पिन लगाया था, जिससे त्रिशा बहुत क्यूट और एलिगेंट लग रही थी, और गले में पहने ब्लू बटरफ्लाई पेंडेंट के कारण वह और भी खूबसूरत लग रही थी। आयुष की नजरें तो उससे हट ही नहीं रही थी, वो उसे ही देखने में खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चलता कब उसके मुंह से ब्यूटीफुल निकल जाता है। जब आयुष को एहसास होता है कि उसने क्या बोला है, वो जल्दी से अपनी नजरें त्रिशा से हटाकर अपने आसपास देखता है कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया, लेकिन किसी का ध्यान अपनी तरफ ना पाकर चैन की सांस लेता है। वही त्रिशा कृति जी की बात सुन उनके बगल में आकर बैठ जाती है और उन्हें गले लगाते हुए, आंटी आप कैसी हैं, और सॉरी मैंने आप लोगों को वेट कराया। ये सुन कृति जी, सॉरी क्यों बोल रही हो त्रिशु, हम लोग भी तो अभी पहुंचे हैं। फिर त्रिशा के गालों में हाथ रखकर, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कृति जी मुस्कुराते हुए, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो। त्रिशा बोली, आंटी मैं भी ठीक हूँ। ये सुन कृति जी बोली, ये तो अच्छी बात है। फिर कृति जी त्रिशा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, त्रिशा तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, किसी प्रिंसेस की तरह।
तभी बीच में ही मिस्टर राहुल बोले, कृति जी त्रिशा तो हमेशा ही सुंदर दिखती है, यह आज की बात थोड़ी है। मिस्टर राहुल की बात सुन त्रिशा स्माइल करते हुए पलटकर उनकी तरह देखती है, लेकिन मिस्टर राहुल के बगल में आयुष को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। त्रिशा मन में, ये कैसे हो सकता है, पिछले जन्म में तो आयुष नहीं आया था डिनर में, लेकिन इस बार ये यहाँ कैसे, ये सोचकर ही त्रिशा के मन में उथल पुथल मचा था। टोजो जो कब से चुप था, उसे अब चुप रहना बर्दाश्त नहीं हुआ और वह बोल पड़ा, मास्टर इस बार आपका रिबॉन हुआ है और आप समय से पहले ही ठीक हो गई है, तो ऐसी कुछ चीजों में बदलाव होगा ही। आप हैरान मत होइए और आप अपना एक्सप्रेशन चेंज कीजिए, वरना सबको लगेगा कि आप पागल हो गई है, टोजो हंसते हुए बोला। टोजो की बात सुन त्रिशा मन में गुस्से से, टोजो तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। ये सुन टोजो मायूसी से, सॉरी मास्टर। वही मिस्टर राहुल त्रिशा को कुछ ना बोलता देख, क्या हुआ त्रिशा बेटा, तुम चुप क्यों हो गई? मिस्टर राहुल की बात सुन त्रिशा अपने आप को नॉर्मल कर, कुछ नहीं अंकल, मैं बस सोच रही थी कि आप दिनों दिन हैंडसम होते जा रहे हैं। फिर त्रिशा एक नजर आयुष को देखती है जो उसको ही देख रहा था। त्रिशा ये देखकर जल्दी से अपनी नजर उससे हटा लेती है। त्रिशा के ऐसे करने से आयुष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही मिस्टर राहुल त्रिशा की बात सुन मुस्कुराते हुए बोले, अब क्या करे त्रिशा बेटा, तुम्हारी आंटी को इम्प्रेस करने के लिए मुझे दिनों दिन हैंडसम तो दिखना पड़ेगा ना। उनकी बात सुन त्रिशा हंसते हुए, जी अंकल आप सही बोल रहे हैं। तभी मिसेज पायल बीच में ही बोली, चलिए सब डिनर के लिए, बाकी बातें डिनर के बाद कर लेना वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मिसेज पायल की बात सुन मिस्टर राहुल बोले, भाभी जी अभी तो रंजीत अंकल भी नहीं है और आशीष भी कंपनी से आया ही नहीं है, तो उनके बिना डिनर कैसे कर ले। ये सुन मिसेज पायल बोली, भाई साहब उन्होंने मैसेज किया है कि उनको इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए अदर स्टेट जाना पड़ गया है, इसलिए वो डिनर पर शामिल नहीं पाएंगे बोले हैं। और पापा जी अभी पहुंचने ही वाले हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग डिनर कर ले। उनकी बात सुनकर मिस्टर राहुल ने हाँ कहा। फिर सभी डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। सभी अब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। डाइनिंग टेबल के एक साइड मिस्टर राहुल, कृति जी और आयुष बैठे थे, वहीं दूसरी साइड मालाजी और बीच वाला मिसेज पायल के लिए छोड़े थे। और जस्ट लास्ट में आयुष के सामने त्रिशा बैठी हुई थी। कुछ ही टाइम में वहां मिस्टर रंजीत भी आ गए और हेड चेयर में जाकर बैठ गए। रंजीत जी को देख मिस्टर राहुल बोले, अच्छा किए अंकल कि आप जल्दी आ गए, वरना आपके बिना मुझे बहुत अधूरा अधूरा लग रहा था, थोड़ा मायूसी से बोले। उसकी बात सुन रंजीत जी बोले, इसीलिए तो जल्दी आया हूं बेटा, कि तुम्हें मेरे बिना अधूरा अधूरा ना लगे। फिर हंसते हुए बोले, अब ज्यादा मस्का मत मारो बेटा जी, हम सब समझते हैं। मिस्टर राहुल सैड फेस के साथ बोले, मस्का नहीं मार रहा हूं अंकल, सच बोल रहा हूं। रंजीत जी बोले, अच्छा ठीक है मान गया तुम्हारी बातों को, तुम सच बोल रहे हो, अब सैड फेस मत बनाओ तुम। उसके बाद मिसेज पायल जल्दी से सभी को खाना सर्व करने लगी, फिर खुद भी खाने के लिए बैठ गई। फिर सभी हंसी खुशी खाना खाने लगे, लेकिन डाइनिंग टेबल पर एक ऐसा इंसान भी था जो खुश नहीं था। वह और कोई नहीं त्रिशा थी, क्योंकि जब से त्रिशा डाइनिंग टेबल पर बैठी थी तब से आयुष उसे लगातार देखे ही जा रहा था, या दूसरे शब्दों में कहे घुरे जा रहा था, जिसे देख त्रिशा का चेहरा फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था। पहले की बात अलग थी कि त्रिशा उसके आगे पीछे घूमती थी, लेकिन रिबॉन के बाद से त्रिशा को उसके नाम से, उसके वजूद से उससे नफरत हो गई थी। त्रिशा मन में, मेरा बस चलता तो अभी इसके थोपड़े में 2-4 मुक्का मार देती। इडियट, देख तो ऐसे रहा है जैसे मैं कोई ताजमहल हूँ। त्रिशा गुस्से से बोली। वही टोजो अपनी मास्टर की गुस्से वाली आवाज सुन, क्या हुआ मास्टर, आप इतनी गुस्से में क्यों है? फिर टोजो थोड़ा रुक कर बोला, क्या आप सामने बैठे लड़के के घूरने से गुस्सा है क्या? ये सुन त्रिशा गुस्से से भड़कते हुए, तुम्हें ये सब पता है तो पूछ क्यों रहे हो, चुपचाप रह नहीं सकते? त्रिशा को और भड़कते देख टोजो डरते हुए, मास्टर मैं तो बस कंफर्म कर रहा था, टोजो ये बोल चुप हो गया। उसकी बात पर त्रिशा ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप गुस्से में खाना खाने लगी। वहीं कुछ टाइम बाद सब डिनर करके हाल में आकर बैठ गए थे और बातें करने लगे थे। ऐसे ही कुछ टाइम बात करने के बाद मिस्टर राहुल रंजीत जी से बोले, ठीक है अंकल अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी अब लेट हो रहा है। उसकी बात सुनकर रंजीत जी ने, ठीक है कभी और आना डिनर के लिए। राहुल मुस्कुराते हुए बोले, जरूर आएंगे अंकल, लेकिन अगली बार आप लोगों को आना होगा डिनर के लिए हमारे घर। उनकी बात पर रंजीत जी ने हाँ कहा। वही माला जी के बगल में आयुष बैठा हुआ था, वो अभी भी साइड में बैठी त्रिशा को मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देख त्रिशा पूरी तरह से चिढ़ गई थी। आयुष उसका चिढ़ा हुआ फेस देख आयुष को बहुत मजा आ रहा था, वह जानबूझकर त्रिशा को चिढ़ाने के लिए मुस्कुरा रहा था।
वही बगल में बैठी माला जी आयुष को इस तरह से मुस्कुराते देख बोली, क्या हुआ आयुष बेटा, मैं कब से देख रही हूँ, तुम मुस्कुराए ही जा रहे हो। ये सुन आयुष अपने चेहरे की मुस्कुराहट जल्दी से छुपाकर, कुछ नहीं दादी, बस कुछ याद करके मुस्कुरा रहा था। तभी राहुल जी ने खड़े होकर आयुष से कहा, आयुष अब घर चले, लेट हो रहा है। उनकी बात सुन आयुष ने कहा, जी आई डैड। वह भी जाने के लिए खड़ा हो गया। तभी कृति जी, पायल कभी तुम लोग भी आना ना देने के लिए। मिसेज पायल मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है कृति, हम लोग जरूर आएंगे। फिर तीनों घर जाने के लिए मल्होत्रा मैंशन से निकल गए। उनके जाने के बाद अब हाल में बस रंजीत जी, माला जी, मिसेज पायल और त्रिशा बस बचे थे। वही तीनों जैसे ही उठकर अपने अपने रूम में जाने वाले थे, तभी मिस्टर रंजीत जी ने कहा, आप लोग थोड़ा सा रुक जाए, मुझे आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुन मिसेज पायल बोली, क्या बात है पापा जी? रंजीत जी बोले, पायल बेटा पहले बैठ जाओ, फिर बताता हूँ। सबके बैठने के बाद रंजीत जी बोले, मैंने एक बड़ा फैसला लिया है त्रिशा के लिए। फिर थोड़ा रुककर सख्त आवाज में बोले, मैंने फैसला लिया है कि त्रिशा अपनी आगे की स्टडीज में रहकर कंटिन्यू करेगी और 2 दिन बाद उसका यूएस जाने की फ्लाइट है। वही ये सुन मालाजी और मिसेज पायल उन्हें हैरानी से देखने लगे। वही मिसेज पायल की आंखों में हल्की नमी आ गई थी। वो रंजीत जी की तरफ देखते हुए बोली, पर पापा जी अभी त्रिशा कितनी छोटी है और उसे स्टडी करने के लिए दूर कैसे भेज सकते हैं? आप एक बार आशीष को आ जाने देते, फिर फैसला लेते ना पापा जी। उनकी बात पर रंजीत जी बोले, पायल बेटा मैं त्रिशा की भलाई के लिए कह रहा हूँ, यहाँ उससे खतरा है और मैंने आशीष से भी बात कर लिया है, उसने भी मेरे फैसले पर हाँ कहा है। मिसेज पायल ये सुन रोते हुए अपने रूम में चली गई। वही माला जी रंजीत जी को कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मिसेज पायल को रोते हुए जाते देख उसको चुप करने के लिए उनके पीछे चली गई। 19 त्रिशा का यूएस जाने के लिए हाँ कहना। अब तक मिसेज पायल ये सुन रोते हुए अपने रूम में चली गई। वही माला जी रंजीत जी को कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मिसेज पायल को रोते हुए जाते देख उसको चुप कराने के लिए उनके पीछे चली गई। अब आगे वही रंजीत जी मिसेज पायल को इस तरह रोते हुए जाते देख एक लंबी सांस छोड़ते हैं। फिर त्रिशा के पास जाकर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए, त्रिशा बेटा तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना मेरे डिसीजन पर? त्रिशा उनकी बात सुन प्यार से, दादू मुझे पता है आप ये मेरे भलाई के लिए कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपके डिसीजन से कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूं कि मैं भी भाई की तरह दूसरी कंट्री में जाकर पढ़ूंगी। त्रिशा मुस्कुराते हुए बोली। रंजीत जी त्रिशा की बात सुनकर उसे गले से लगा लिए और उसके बालों को धीरे धीरे प्यार से सहलाते हुए, मेरी प्यारी बच्ची तुम कितनी समझदार हो गई हो। ये बोलते वक्त उनकी आंखें नम थी, क्योंकि वह भी नहीं चाहते थे कि त्रिशा उनसे दूर जाए, लेकिन मजबूरी के कारण उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये डिसीजन लिया था। वही त्रिशा अपने मन में, आई नो दादू आपने ये डिसीजन मजबूरी में लिया है। ये बोल त्रिशा अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचती है, जहां उसने आयुष से दूर न जाने के लिए यूएसए जाने से मना कर दिया था, लेकिन उस टाइम उसके दादू नहीं माने थे, इसलिए उसने 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाया था, जिसके कारण उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसे देख उसके दादू ने अपना डिसीजन बदल दिया था। फिर यहीं से वो मीरा के नए नए चालों में फंसती गई और अंत में उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। ये याद कर त्रिशा की आंखें नाम हो गई थी। त्रिशा अपने ही सोच में खोई हुई थी कि तभी रंजीत जी उसे अपने से अलग करते हुए, त्रिशा बेटा अब बहुत देर हो गई है, तुम जाकर अब आराम करो, तुम थक गई होगी ना? त्रिशा बोली, जी दादू। ये बोल त्रिशा सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगी। वही रंजीत जी भी कुछ सोचते हुए मिसेज पायल के रूम की तरफ चले गए। वही मिसेज पायल के रूम में, पायल बेटा तुम कितना रोओगी, अब शांत हो जाओ वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, मालाजी ने उन्हें चुप करते हुए कहा। मिसेज पायल रोते हुए, मम्मी जी आप पापा जी को समझाए ना कि वो त्रिशा को ना भेजे, वो अभी कितनी छोटी है, वह अकेले कैसे रह पाएगी। मिसेज पायल माला जी के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा। वही माला जी अपने एक हाथ को उसके हाथों से छुड़ाकर उसके गालों से आंसुओं को पोंछते हुए, पायल बेटा तुम पहले रोना बंद करो, मैं तुम्हारे पापा जी से बात करूंगी। और त्रिशा को वह इतना ही बोली थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर नोक किया। ये सुन दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां रंजीत जी खड़े थे। वही मिसेज पायल रंजीत जी को देख जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछकर उनसे कहती है, पापा जी प्लीज आप अपना फैसला बदल दीजिए ना, मैं अपनी त्रिशु के बिना नहीं रह सकती। यह सब मिसेज पायल रोते हुए बोली। मिसेज पायल की बात सुन रंजीत जी दरवाजा बंद कर अंदर आते हुए, पायल बेटा मैं अपना फैसला तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें त्रिशा से रिलेटेड ऐसी चीज बताऊंगा जिसे सुन तुम उसे भेजने के लिए हाँ कर दोगी।
वही ये सुन पायल उन्हें हैरानी से देखते हुए, कौन सी बात पापा जी? रंजीत जी बोले, पायल बेटा, राजगुरु ने कहा है कि त्रिशा के कुंडली में जो संकट दोष था वह अभी तक टला नहीं है। अगर इस संकट को टालना है तो त्रिशा को हम लोगों से कुछ सालों तक दूर रहना होगा। अगर ऐसा हम लोगों ने नहीं किया तो त्रिशा के ऊपर वह संकट दोष बढ़ जाएगी। फिर रंजीत जी थोड़ा रुककर गहरी सांस छोड़ते हुए आंख बंद करके बोले, और उस संकट से त्रिशा की मृत्यु भी हो सकती है। ये सुन मिसेज पायल की तो जैसे सांसें रुक सी गई थी और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वही माला जी तो हैरान हो गई थी। वह थोड़ा अटकते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप? हम लोगों ने तो पूजा भी कराई थी क्या? उनकी बात पर रंजीत जी बोले, हाँ पूजा करवाई थी, लेकिन राजगुरु ने कहा है कि उस पूजा से संकट कुछ समय तक के लिए ही टालेगा कहा है। वही वो मिसेज पायल की तरफ देखते हैं जिसका रो रो के बुरा हाल हो गया था, जिसे देख रंजीत जी सीरियस होकर बोले, पायल बेटा अब तुम रोना बंद करो, ऐसे रोगी तो सच में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और सोचो त्रिशा को इसके बारे में पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। और तुम इतनी भी कमजोर नहीं हो कि आने वाले मुश्किलों का सामना नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसा करोगी तो त्रिशा का क्या होगा, ये कभी सोचा है? उनकी बात सुन मिसेज पायल शांत होकर अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए, पापा जी आप सही बोल रहे, मुझे इस तरह कमजोर नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे इस सिचुएशन में त्रिशा के भलाई के लिए सोचना चाहिए, और अब मुझे आपके फैसले से कोई ऐतराज नहीं है। फिर थोड़ा रुककर बोली, पर आपको एक बार त्रिशा को भी पूछ लेना चाहिए पापा जी। रंजीत जी बोले, मैंने त्रिशा से बात कर लिया है और वह मेरे फैसले से राजी है और उसने यूएसए जाने के लिए हाँ कहा है। वही दूसरी तरफ त्रिशा अपने रूम में आ गई थी और बेड में लेटकर सीलिंग की तरफ देखते हुए, टोजो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे बारे में दादू को पता होगा? टोजो आलस भरी आवाज में बोला, नहीं पता होगा मास्टर, उन्हें सिर्फ इतना पता होगा कि मैं एक रहस्यमयी किताब हूँ। ये सुनकर त्रिशा बोली, अच्छा फिर उनके मन में मुझे अचानक कैसे यूएसए भेजने का विचार कैसे आया? मुझे तो लगता है दादू को बुक में लिखी सारी बातें पता होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा। टोजो बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है मास्टर, आपके अलावा मेरे अंदर लिखी सारी बातें कोई नहीं देख सकता है। तभी टोजो कुछ सोचकर, मास्टर याद करो पिछले जन्म में भी आपको ऐसे ही यूएसए भेजने का फैसला आपको लिया था। उस टाइम तो मैं आपके साथ नहीं था, इसलिए उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता होगा। या फिर मास्टर ये भी तो हो सकता है कि कोई और हो जो आने वाले परेशानियों के बारे में उन्हें बता रहा हो। त्रिशा को टोजो की बात सही लगी। वैसे भी उसे इन सब चीजों के बारे में सोचकर फ्रस्ट्रेशन सा फील हो रहा था, इसलिए उसने टोजो से कहा, ये सब बातें छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ, उस चित्र के बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या? ये सुन टोजो चाहते हुए, जी मास्टर मुझे पता है उसके बारे में। मास्टर आपने देखा ही है कि उस चित्र में एक लड़की थी जो हवा में थी और उससे निकल रही प्रकाश के किरण से वह किसी हीरे की तरह चमक रही थी, और उसके आसपास की चीज भी हवा में उड़ रही थी। मास्टर वो लड़की और कोई नहीं आप ही हो, और ये आपके साथ आने वाले पूर्णमासी के दिन होगा। त्रिशा हैरान होते हुए, ये क्या बोल रहे हो तुम? टोजो, मास्टर मैं सही कह रहा हूँ, इस दिन आपकी कुछ पावर जागृत होगी। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ch20chick. अब टोजो, मास्टर मैं सही कह रहा हूँ, उस दिन आपकी कुछ पावर जागृत होगी, और मैंने जो आपको दोपहर में किताब में लिखी सारी बातें बताई थी वो आपके लिए कही गई है, इसलिए आप मेरा विश्वास करें। उसकी बात सुन त्रिशा को किताब में कही गई बातें याद आती है। उसे किताब लिखी बातों को सुन थोड़ी हैरानी तो हुई थी, लेकिन उसने उस समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन अब उस बात को गहराई से सोचते हुए बोली, टोजो मतलब मैं उस अद्भुत वंश की वो आखिरी ताकतवर इंसान हूँ जिसके पास वो अनोखा चिन्ह है। टोजो बोला, जी मास्टर वो आप ही हो, और जिसका मदद मैं आने वाले भविष्य में करने वाला हूँ। और मास्टर पिछले जन्म में वो आप ही थी जो अंत तक बची थी, लेकिन दुर्भाग्यवश आपको भी दुश्मनों द्वारा दर्दनाक मौत दे दिया गया, इसीलिए शायद भगवान ने आपको एक मौका दिया है देवताओं के आशीर्वाद के जरिए। उसकी बात सुन अब त्रिशा को सब समझ आ रहा था, जिसके कारण अब उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उसके साथ ही वो अब भगवान को शुक्रगुजार कर रही थी कि उन्होंने उसे एक मौका दिया। तभी त्रिशा बोली, थैंक यू टोजो, अगर तुम न होते तो मुझे इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं चलता। मैंने तो इन सारी बातों में ज्यादा गौर ही नहीं किया था, लेकिन तुम्हारे वजह से ही मुझे इन सब चीजों के बारे में पता चला, इसलिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसकी बात सुन टोजो हंसते हुए, ये अब क्या बोल रही है मास्टर, ये तो मेरा फर्ज था आपको बताना।
इसलिए आप मुझे थैंक यू न कहे मास्टर, और आपके लिए तो टोजो कुछ भी कर सकता है। मास्टर, टोजो ने बड़े ही शांत भाव से कहा। त्रिशा को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, टोजो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मुझे मिले, और हाँ ये बात अलग है कि तुम बहुत बात करते हो, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो टोजो। शून्य। ये सुन टोजो थोड़ा इमोशनल हो गया। वो अपनी इमोशनल भरी आवाज में बोला, अब आप मेरी ज्यादा तारीफ मत कीजिए मास्टर, वरना मेरे आंखों से आंसुओं की बाढ़ निकल जाएगा। फिर आप कहीं डूब गई तो मुझे बोलना मत। टोजो की बिना हाथ पांव वाली लॉजिक सुन त्रिशा की तो हंसी छूट गई। वो हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी जिससे तुम्हारे आंखों से आंसू निकल जाए, वरना बाद में प्रॉब्लम मुझे ही होगी ना, कहीं इसमें मैं डूब गई तो। ये बोल त्रिशा अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। वही त्रिशा को इस तरह हंसता देख टोजो समझ आ गया था कि उसकी मास्टर उसकी बातों पर मजाक बनाकर हंस रही है। लेकिन टोजो को त्रिशा का इस तरह हंसता हुआ चेहरा देख उसे त्रिशा को कुछ कहने का मन ही नहीं हुआ। वही इधर मिसेज पायल के रूम में अब तक मिसेज पायल बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। वो स्माइल करते हुए बोली, पापा जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब आप लोग भी अपने रूम में जाकर आराम कर लीजिए, आप लोग थक गए होंगे ना। उसकी बात सुनकर रंजीत जी बोले, ठीक है पायल बेटा, अब हम लोग भी चलते हैं, वैसे भी 11:30 बज चुके हैं। रंजीत जी अपने हाथ में पहने घड़ी की तरफ देखकर बोले। उसके बाद माला जी और रंजीत जी भी मिसेज पायल को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चले गए। उन दोनों के जाने के बाद मिसेज पायल भी लाइट ऑफ कर सो गई। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में दोपहर के बजे 12। कैलिफोर्निया में दोपहर की चमचमाती धूप थी। कैलिफोर्निया यूएसए का एक स्टेट है और यूएसए भारत के समय के मुकाबले 11 घंटे पीछे चलती है, जिसके कारण अभी यूएसए के कैलिफोर्निया में दिन का समय था। अल्पविराम। वही कैलिफोर्निया के घने जंगलों के बीचों बीच एक बड़ा सा फार्म हाउस था, और यह फार्म हाउस कैलिफोर्निया के जंगलों के ऐसे सुनसान इलाके में बनाया गया था जहां लोगों का जाना मुमकिन नहीं नामुमकिन था, और कोई गलती से भी इस जंगल में कदम रख लिया तो वह इस जंगल के जाने माने 2 खूंखार जानवरों का खाना बन जाता था। कहा जाता है कि कैलिफोर्निया की इस जंगल में ऐसे 2 खूंखार ब्लैक और व्हाइट फर वाले पैंथर पाए जाते हैं जो नॉर्मल इंसानों को इस जंगल में घुसने ही नहीं देते। लेकिन लोगों का कहना है कि आज तक उन 2 खूंखार पैंथर को किसी ने देखा ही नहीं, और जिस किसी ने देखा वह उन दोनों का खाना बन जाता है। वही उस जंगल में बना फार्म हाउस जो देखने में किसी भूतिया घर से कम नहीं लग रहा था। तभी उस फार्म हाउस के अंदर से अजीब अजीब किसी की चीखने की दर्दनाक आवाज निकल रही थी, जिसे सुनकर आसपास के पेड़ों में बैठे चिड़िया डर के मारे उड़ रही थी। वही फार्म हाउस के बाहर 1000 से भी ज्यादा वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड किसी रोबोट की तरह खड़े हुए थे। उन्हें तो उस आवाज से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे कि यह आवाज उन्हें सुनाई ही नहीं दे रही हो। वही फार्म हाउस के अंदर लाइट के बजाय मसाले जल रही थी, जिसके कारण फार्म हाउस और भी डरावनी लग रही। वही हाल में भी वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड हाई लेवल की गन लिए खड़े हुए थे। हाल के बीचों बीच फर्श में एक आदमी अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। उसकी आधा से ज्यादा शरीर का चमड़ी निकल गया था, या यूं कहे निकला गया था, जिसके कारण उस आदमी के शरीर का बस लाल लाल मांस दिख रहा था। तभी वह आदमी अपने सामने खड़े लड़के जो उसके शरीर से चमड़ी को निकल रहा था, उससे वो अपनी अधमरी हालत में गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने दूसरे के कहने पर पैसे के लालच में वो सब किया, प्लीज मुझे जाने दो। वही सामने खड़ा लड़का जिसकी उम्र करीब 21-22 थी, उससे उस आदमी के गिड़गिड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो उस आदमी के ऐसा करने से अपनी लाल गुस्सेल आंखों से उसे घूर कर देखने लगा। वही उसके ऐसे घूरने से वह आदमी डर से कांपने लगा। अब उसकी जुबान से कोई भी शब्द नहीं निकले रहे थे। इस वक्त पूरे हॉल में अभी पूरी शांति छाई हुई थी। वही हाल में बने बड़े से सिंहासन में एक लड़का बैठा था जो किसी प्रिंस के जैसे लग रहा था। दिखने में वह लड़का काफी हैंडसम था, जिसकी उम्र करीबन 18 साल का लग रहा था, जो अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर में मोड़कर बैठा हुआ था और सिंहासन के सहारे अपनी राइट हैंड से अपने चीन को पकड़े आंखें बंद किए बैठा हुआ था। वह इस वक्त किसी ग्रीक गॉड के समान लग रहा था। वही अब चीखने की आवाज ना आते देख उस लड़के की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई। फिर वह अपनी सिल्वर आइज को खोलकर उस अधमरे इंसान को घूर कर देखने लगा। फिर वह गुस्से में खतरनाक आवाज में बोला, शाकिरा मेरे समाने से इस गंदगी को हटाओ, अब इसकी चीख मुझे सुकून नहीं दे रही है। इसे अलेक्सा और मैंक्स को सौंप दो, शायद इसे खाकर उन्हें सुकून मिल जाए। वही शकीरा अपने बॉस का ऑर्डर सुनो के बॉस बोलकर उस अधमरे आदमी के पैर को पकड़कर खींचते हुए फार्म हाउस के पीछे वाले डोर से उसे जंगल की तरफ ले गया।
वही उसके ले जाते ही सिंहासन के बगल में खड़ा लड़का, जिसकी उम्र करीबन 21-22 थी। वह लड़का लंबी सांस छोड़कर अपने आप को मन में कोसते हुए, रोनित क्या जरूरत थी तुझे इस शैतान के साथ काम करने की? अगर तू उस मनहूस दिन इस शैतान के ऑफिस में जॉब के लिए ना जाता तो तेरी लाइफ भी बाकियों की तरह होती। फिर मासूम सा फेस बना के, और मेरी भी क्या गलती थी अगर मैं उस दिन उस बूढ़े चालक लोमड़ी के बातों में ना आता तो? जॉब के लिए हाँ नहीं बोलता। ये बोल रोनित उस दिन को याद करता है जब वो पहली बार जॉब के लिए गया था। फ्लैशबैक। एस कंपनी, जो यूएसए की टॉप 1 कंपनी थी। वही कंपनी के बाहर एक 20 साल का लड़का खड़ा था। वह अपने सामने आसमान को छूती हुई इमारत को देखते हुए, कहीं मैं गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गया, या फिर उस बूढ़े अंकल ने मुझे जानबूझकर गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया। फिर वह लड़का अपना सरनामा में हिलाते हुए, नहीं नहीं वह ऐसा नहीं कर सकते, मैंने उनकी जान बचाई है तो वो गलत एड्रेस थोड़े देंगे, या फिर क्या पता मैंने ही एड्रेस गलत पढ़ा हो। ये बोल वह लड़का फिर से अपने हाथ में पकड़े कार्ड को वापस अच्छे से देखते हुए, एड्रेस तो यही का है, मतलब मैं सही एड्रेस में आया हूं। ये कहते हुए वह कंपनी के अंदर जाने लगा। कंपनी के अंदर जाने के बाद वह लड़का सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास गया और बोला, हेलो मैम, मेरा नाम रोनित शर्मा है और मुझे यहाँ मिस्टर धीरज सिंघानिया ने बुलाया है। और अपने हाथ में पकड़े कार्ड को रिसेप्शनिस्ट को दिखाने के लिए देने लगा। वही रिसेप्शनिस्ट रोनित को कार्ड देते देख मुस्कुराते हुए बोली, सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें बॉस ने पहले ही बता दिया है आपके बारे में, आप मेरे साथ आइए। ये बोल रिसेप्शनिस्ट पब्लिक लिफ्ट से उसे सीधा 15वें फ्लोर पर ले गई। लिफ्ट जैसे ही 15 फ्लोर पहुंचने पर खुला, वह रिसेप्शनिस्ट रोनित की तरफ देखते हुए, सर आप यहां से अकेले जाए, इसके आगे हम लोगों को जाना अलाउ नहीं है। ये सुन रोनित परेशानी भरी आवाज में बोला, मुझे यहां से कहां जाना है ये तो मुझे पता ही नहीं है, क्या आप मुझे बता सकती है? उसकी बात सुन रिसेप्शनिस्ट बोली, जी सर आप यहां से लेफ्ट साइड वाले केबिन में चले जाए, जहां केबिन के बाहर गोल्डन प्लेट में DS लिखा होगा, वही है बॉस का केबिन। ये बोल वह रिसेप्शनिस्ट लिफ्ट का बटन प्रेस कर सीधे नीचे चली गई। वही रिसेप्शनिस्ट के जाने के बाद रोनित उसके बताए अनुसार केबिन को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर सामने वाली डोर पर जाती है जहां गोल्डन प्लेटों में DS लिखा था। ये देख उसकी आंखें खुशी के मारे चमक जाती है। रोनित उस डोर को देखते हुए, फाइनली ये मिल गया, ये कहते हुए रोनित उस डोर पर नॉक करता है। तभी अंदर से किसी बूढ़े इंसान की आवाज आए, अंदर आ जाओ। ये सुन रोनित आराम से दरवाजा खोल अंदर जाता है। वही अंदर बैठा बूढ़ा आदमी जैसे ही रोनित को देखता है, उनके होठों में कुटिल मुस्कान आ जाती है, जैसे उन्होंने कुछ बड़ा सोचा है। फिर वो स्माइल करते हुए, अरे रोनित तुम आओ, अंदर आओ। उनकी बात सुन रोनित अंदर आकर उनके सामने वाले चेयर में बैठ जाता है। फिर स्माइल करते हुए, हेलो सर, अब कैसा है आपका तबीयत? बूढ़ा आदमी बोला, अरे रोनित तुम मेरी तबीयत वबीयत छोड़ो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेल चलो काम की बात में आते हैं। उनकी बात पर रोनित सीरियस होते हुए, जी सर। फिर वो बूढ़ा आदमी सीरियस होकर बोला, रोनित जैसा कि तुमने मेरी जान बचाई है, जिसके कारण मेरे ऊपर तुम्हारा कर्जा हो गया है, और तुम्हें भी नौकरी की सख्त जरूरत है, और मैंने भी बोला था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इसलिए मैंने बहुत सोच विचार करके मैंने तुम्हें मेरे पोते यानी इस कंपनी के CEO अकाया सिंघानिया का पर्सनल असिस्टेंट चुना है। उनकी यह बात सुन रोनित पूरी तरह शॉक रह गया था और वो थोड़ा अटकते हुए, द मोस्ट पावरफुल बिजनेस किंग अकाया सिंघानिया, जिसने अपनी 8 साल की उम्र में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर बिजनेस की दुनिया में तहलका मचाया था और 15 की उम्र में अपनी कंपनी को यूएसए का टॉप 1 कंपनी बनाया, और अभी 17 की उम्र में वर्ल्ड मोस्ट यंगेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया गया है, और किसी ने आज तक उन्हें देखा नहीं है। क्या आप इनकी बात कर रहे हैं? रोनित एक ही सांस में अपने थूक लगते हुए बोला। उसकी बात सुन वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं इसी अकाया सिंघानिया की बात कर रहा हूँ। फिर वह थोड़ा हंसते हुए बोले, तुम तो असिस्टेंट बनने से पहले ही उनके बारे में जान गए रोनित। नहीं ऐसी बात नहीं है सर, मैं हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूं तो मुझे ये सब बातें उसी में से पता चली हैं, रोनित ने उनके बातों का जवाब देते हुए कहा। बूढ़ा आदमी बोला, अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम ये जॉब करने के लिए रेडी हो ना? उनकी बात पर रोनित थोड़ा हिचकते हुए बोला, थैंक यू सर कि आपने मेरे लिए इतना सोचा, पर मैं ये जॉब नहीं कर सकता, मैं इतना भी काबिल नहीं हूं कि मैं इतने बड़े बिजनेसमैन का पर्सनल असिस्टेंट बन पाऊं। भले ही मुझे अभी मेरी स्टडी के लिए पैसे चाहिए, लेकिन मैं उसके लिए छोटे मोटे नौकरी करके मैनेज कर लूंगा। वही रोनित को इनकार करते देख बूढ़े आदमी को लगा कि उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है।
फिर वह रोनित को मनाते हुए बोला, देखो रोनित, तुम इसके बारे में अच्छे से सोचो, वैसे भी ये तुम्हारा लास्ट ईयर है कॉलेज में, उसके बाद तुम्हें जॉब की जरूरत होगी ही, और कौन कहता है तुम काबिल नहीं हो, तुम बहुत काबिल हो, तुम्हें 5 लैंग्वेज बोलना आता है, और तुम कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट हो, और पूरे यूनिवर्सिटी में तुम टॉप स्टूडेंट हो। फिर वह बूढ़ा आदमी टेढ़ी स्माइल करते हुए, मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी फैमिली वालों से छुपकर यूएसए में रह रहे हो, और तुम अपनी मेहनत के दम पर उन्हें दिखाना चाहते हो कि तुम उनके पैसों के बिना अपनी लाइफ जी सकते हो। वही उनकी बातें सुनकर तो रोनित पूरी तरह हैरान हो गया था। वह हैरानी से बोला, आपको ये सब कैसे पता? उसकी बात पर बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, रोनित, ये मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है, और तुम मेरे पोते के पर्सनल असिस्टेंट बनने वाले हो, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया था। देखो रोनित, इसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट है, तुम्हारी सैलरी भी डबल होगी, जिससे तुम अपनी स्टडी भी पूरा कर सकते हो और अपनी फ्रीडम की लाइफ भी जी सकते हो, और रहने के लिए तुम्हें एक शानदार घर भी दिया जाएगा। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तुम्हें, अब अच्छे से सोचकर बताओ तुम्हारा अब क्या ख्याल है। उनकी बातें सुनकर रोनित कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपने मुझे ही क्यों चुना? उसकी बात पर वह बूढ़ा आदमी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड हो रोनित, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। उनके बात पर रोनित ने कुछ नहीं कहा, और वही वह बूढ़ा आदमी अपने डेस्क से एक फाइल को उठाकर रोहित को देते हुए, इस एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़कर इसमें साइन कर लेना, फिर तुम आज से मेरे पोते के पर्सनल असिस्टेंट बन जाओगे। रोनित उनके हाथों से फाइल लेकर अच्छे से उसे पढ़कर साइन कर देता है। वही रोनित को साइन करते देख उस बूढ़े आदमी की आंखें चमक जाती है। फ्लैशबैक एंड वही रोनित यह सब सोच रहा था कि तभी उसके कानों में एक सख्त डरावनी आवाज आए, रोनित, तुम्हें भी अलेक्सा और मैक्स के पास जाना है क्या? मैं देख रहा हूं तुम कब से उसी साइड देखकर कुछ सोच रहे हो। ये सुनकर तो रोनित की जैसे सांसें सा ही अटक गई थी। फिर वह अपनी लड़खड़ाते हुए जुबान में बोला, नहीं नहीं बॉस, मुझे उनके पास नहीं जाना, मैं तो बस उस आदमी के बारे में सोच रहा था कि वह किसके कहने पर आपका इंपॉर्टेंट पेन ड्राइव चुराने की कोशिश किया था। वही मन में रोनित, मैं पागल थोड़ी हूं जो मैं उन 2 राक्षसों के पास जाऊंगा। चैप्टर 22 स्टील का डिब्बा। अब वही मन में रोनित, मैं पागल थोड़ी हूं जो मैं उन 2 राक्षसों के पास जाऊंगा। ये सब मन में बोल रोनित एकटक अकाया को देखने लगा, जैसे वो उसकी बातों पर कुछ कहेगा, लेकिन उसकी बातों पर अकाया ने कुछ नहीं कहा और वो सीधा फार्म हाउस से बाहर जाने लगा। वही रोनित अपने बॉस को बाहर जाते देख वो भी भागकर उसके पीछे जाते हुए मन में, क्या भगवान जी किस पत्थर के मूर्ति का असिस्टेंट बना दिया है, जिसके मुंह से शब्द निकलता भी है तो ईद के चांद जैसा वरी। ये तो इनकी खुशनसीबी है कि इन्हें मुझ जैसा क्यूट सा असिस्टेंट मिला है, जो इनकी बदतमीजी 2 सालों से झेल रहा हूं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो कब का अपनी नौकरी छोड़ दिया होता, और इन्हें तो मेरी कदर ही नहीं। हु स्मक। ये सब बोलते हुए वह भी अकाये के पीछे पीछे फार्म हाउस से बाहर आ गया। वही अकाये के बाहर आते ही सभी बॉडीगार्ड अपना सर झुका लेते हैं। इधर रोनित भागकर जल्दी से कार का पीछे का डोर खोल देता है। रोनित के डोर खोलते ही अकाया सीधा कार में बैठ जाता है। रोनित अपने बॉस के बैठते ही जल्दी से कार का डोर बंद कर सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर कार वहां से चली जाती है। वही इंडिया में रात के 1:30 बजे इस वक्त पूरे मल्होत्रा हाउस के लोगों की रूम की लाइट ऑफ थी, जिसे देखकर लग रहा था कि सब सो गए हैं। वही एक रूम था जहां लाइट ऑफ नहीं थी, वो था त्रिशा का रूम। इस वक्त त्रिशा अपने बेड पर बैठकर लैपटॉप की तरफ देखते हुए कुछ टाइपिंग कर रही थी। इस वक्त उसका चेहरा बहुत सीरियस था। उसकी टाइपिंग स्किल को देखकर ऐसा लग रहा जैसे वह इसमें माहिर हो। तभी टोजो अपनी अलसाए आवाज में, आप क्या कर रहे हो मास्टर? मैं कब से देख रहा हूं आप इस स्टील के डिब्बे की तरफ देखते हुए बार बार इसके बटन को दबा रहे हो। उसकी बात पर त्रिशा हंसते हुए, टोजो ये स्टील का डिब्बा नहीं है, इसे लैपटॉप कहते हैं, और इसमें अभी मैं शेयर मार्केटिंग के बारे देख रही हूँ, जिससे मैं जल्द से जल्द पैसा कमा सकूं और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। उसकी बात पर टोजो बोला, इसका नाम जो भी हो मास्टर, पर आपके डैड के पास बहुत पैसा है, आप उनसे मांग लेते, फिर आपके लिए आसान हो जाता बिजनेस स्टार्ट करना। त्रिशा बोली, नहीं टोजो, मैं खुद के दम पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। ये सुन टोजो और रजली, आप ज्यादा शेयर मार्केटिंग के बारे में देख रहे हैं। त्रिशा उसकी बात पर हाँ में सर हिलाए। फिर त्रिशा लैपटॉप बंद करते हुए, टोजो अब बहुत रात हो गई है तो अब सो जाते हैं। ये बोल त्रिशा और टोजो से कुछ कुछ बातें करते हुए गहरी नींद में चली जाती हैं। अगली सुबह त्रिशा आज सुबह 6:30 बजे उठ गई थी। वो जल्दी से फ्रेश होके
जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चली गई। त्रिशा जब ब्रेकफास्ट के लिए नीचे डाइनिंग टेबल के पास पहुंची तो वह देखती है कि सब उसका इंतजार कर रहे थे और पूरा डाइनिंग टेबल उसके फेवरेट डिश से भरा हुआ था। ये देखकर त्रिशा की आंखें खुशी से चमक गई। वही त्रिशा अपने चेयर में बैठ जाती है, फिर अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए, मम्मा ये तो सब मेरी फेवरेट डिशेज है ना। उसकी बात पर मिसेज पायल जी उसके पास आकर उसके बालों को सहलाते हुए, हाँ त्रिशु, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है क्योंकि तुम 2 दिन बाद यूएसए जाने वाली हो, फिर वहां तुम्हें ऐसा खाना कौन खिलाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं सब तुम्हारी पसंद का खाना बना देती हूँ। अपनी मम्मा की बात सुन त्रिशा की आंखें हल्की नाम हो गई थी। वह जल्दी से अपने आंखों के आंसू को छुपाकर मुस्कुराते हुए आई लव यू सो मच मम्मा कहा। ये सुन मिसेज पायल मुस्कुराते हुए आई लव यू टू बेबी ये बोल मिसेज पायल त्रिशा के सर को चुम लेती है। फिर उसके बगल वाली चेयर में बैठकर त्रिशा को ब्रेकफास्ट खिलने लगती है। वहीं उन लोगों का प्यार देख घर वालों के चेहरे में भी मुस्कान आ जाती है। फिर वो लोग भी मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट करने लगे। कुछ टाइम बाद सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। फिर कुछ समय बाद मिस्टर आशीष और रंजीत जी भी कंपनी चले जाते हैं। अब हाल में सिर्फ मिसेज पायल, त्रिशा और माला जी ही बचे थे। आज त्रिशा स्कूल नहीं जाने वाली थी क्योंकि 2 दिन बाद यहाँ से जाने ही वाली थी, इसलिए उसको मिसेज पायल ने कहा था कि वो ये 2 दिन पूरे घर वालों के साथ बिताएगी। त्रिशा का आज दिन भी धीरे धीरे बीत गया। आज पूरा दिन मिसेज पायल ने त्रिशा का स्पेशल ख्याल रखा, जिसे देख त्रिशा को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। त्रिशा ने अपने दादी के साथ भी आज फुल मस्ती किया। 2 दिन बाद ऐसे ही 2 दिन बीत गया। इन 2 दिनों में त्रिशा की जाने की तैयारी ही चल रही थी। मिसेज पायल तो त्रिशा के खाने पीने से लेकर उसकी पैकिंग में ही मदद कर रही थी। आज मिस्टर आशीष और रंजीत जी भी ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि वो आज अपनी लाडली को एयरपोर्ट छोड़ने जाने वाले थे। आज सभी के चेहरे में हल्की मायूसी छाई हुई थी। 23 त्रिशा की जाने की बात पता चला आयुष को। अब आज सभी के चेहरे में हल्की मायूसी छाई हुई थी। वहीं हाल में सब त्रिशा का इंतजार करते हुए बैठे थे। तभी मिस्टर आयुष अपने हाथों की घड़ी की तरफ देखकर, पायल प्रिंसेस अभी तक नीचे क्यों नहीं आई है? उसका फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जरा जाकर देखो तो। उनकी बात सुन मिसेज पायल हाँ बोल त्रिशा को बुलाने जाने ही वाली थी कि उनकी नजर सीढ़ियों से नीचे आती त्रिशा पर गई, जो अपना छोटा सा बैग कांधे में लिए आ रही थी, जिसे देख मिसेज पायल की आंखों में हल्की नमी आ गई थी। और आंखें नम होगी भी क्यों नहीं, आखिर उनकी आंखों का तारा त्रिशा जो आज उनसे दूर जाने वाली थी। फिर अपनी आंखों की नमी को छुपाकर हल्की मुस्कान अपने चेहरे में लाते हुए, वो देखो आ गई त्रिशु। उनकी बात सुन सब उस तरफ देखने लग गए। वही त्रिशा उन सब के पास आकर, सॉरी वो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। उसकी बात पर रंजीत जी बोले, इट्स ऑफ त्रिशा बेटा तुम सॉरी मत बोलो, वैसे भी तुम्हें ज्यादा लेट हुआ ही नहीं है। फिर रंजीत जी पास में खड़े केयरटेकर श्याम से बोले, श्याम तुमने त्रिशा का सभी लगेज कार में रख दिया है ना? केयरटेकर श्याम बोला, जी बड़े मालिक मैंने त्रिशा बिटिया का सभी लगेज कार में रख दिया है। फिर सभी घरवाले मेंशन से निकलकर कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ द सनसेट इंटरनेशनल स्कूल, आज पूरे स्कूल में कल के होने वाले कल्चरल फंक्शन की तैयारी चल रही थी। सभी स्टूडेंट को टीचर ने अलग अलग काम दिया था। उनके हिसाब से सभी स्टूडेंट अपना अपना काम कर रहे थे और जो स्टूडेंट गाना और डांस करने वाले थे वह लोग अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। वही डांस रूम में आयुष और मीरा डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी आयुष मीरा से, मीरा चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, वैसे भी बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम भी थक गई होगी। उसकी बात पर मीरा मुस्कुराते हुए, हाँ तुम सही बोल रहे हो, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, तुम यहीं रहो, मैं अपने बैग से पानी का बोतल लेकर आती हूँ। उसकी बात पर आयुष हाँ बोलकर वही साइड में रखे बेंच में बैठ जाता है और वही बेंच में रखे अपने बैग से पानी का बोतल निकालकर कुछ सोचते हुए पानी पीने लगता है। वही साइड में खड़े लड़कियां तो मधुमक्खियां की तरह खड़े होकर आयुष को ही देख रही थी। तभी उनमें से एक लड़की बोली, यार आयुष को तो देख पानी पीते हुए भी कितना सुंदर लगता है। वही दूसरी लड़की अपने सीने पर हाथ रखकर, हाँ ये तो सच में कितना सोना लगता है, तूने मेरे मुंह की बात सुन छीन ली, मेरा तो मन करता है कि आयुष को मैं ऐसे ही देखती रहूं। उसकी बात पर पहली लड़की बोली, वह तो मेरा भी मन करता है कि मैं हमेशा ऐसे ही आयुष को देखती रहूं। वही आयुष को उन लड़कियों की बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन वह उन लोगों की बातों को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उन लोगों का ऐसा ये रोज का था, इसलिए आयुष को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वही उन लड़कियों के ग्रुप के पास एक लड़की भागकर आए और हंसते हुए बोली, तुम लोगों को पता है मुझे एक बहुत बड़ी खबर पता चली है अभी।
उसकी बात सुन उस ग्रुप में से एक लड़की बोली, पहले तू ठीक से सांस ले फिर वह बड़ी खबर बताना। उसकी बात सुन वो लड़की गहरी सांस लेते हुए हाँ में सिर हिलाई। फिर वह नॉर्मल होकर बोली, वह बड़ी खबर यह है कि अब त्रिशा यहाँ नहीं पढ़ेगी क्योंकि वह दूसरे कंट्री पढ़ने जाने वाली है। ये सुन उन लड़कियों को कोई हैरानी नहीं हुई। तभी उस ग्रुप में से दूसरी लड़की बोली, इसमें बड़ी खबर क्या है, ये तो हम लोगों को भी पता है। वही साइड में बैठा आयुष ये सुन लेता है। ये सुनकर तो उसके चेहरे पर परेशानी भारी सिकन आ गई थी। वह बेंच से उठकर सीधा उन लड़कियों के पास जाने लगता है। वही उन लड़कियां को आयुष को इधर आते देख थोड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि आयुष उन्हें सीधे मुंह देखता भी नहीं था, लेकिन आज वो उनके तरफ ही आ रहा था। ये देख सभी हैरान थी। तभी आयुष उनके पास आकर बोला, तुम लोगों को कैसे पता कि त्रिशा यहाँ नहीं पढ़ेगी, ये तुम लोगों को कौन बताया? वही सभी लड़कियां आयुष को अवाक होकर देख रहे थे, क्योंकि ये पहली था कि वो उनसे त्रिशा के बारे में पूछ रहा है। आयुष तो उन लड़कियों के जवाब का इंतजार कर रहा था। उसे तो वो क्या सोचती इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। तभी उस ग्रुप की एक लड़की बोली, जो बहुत बातूनी और गॉसिप करने वाली लड़की थी। उसने आयुष से कहा, हमें ये बात सेजल से पता चली है, जो त्रिशा की न्यू फ्रेंड है। वो सुबह कॉल में रोते हुए त्रिशा से बात करी थी और उसे स्कूल ना छोड़ने के लिए मना रही थी। मैंने ये सब उस टाइम सुन लिया था। फिर इस बात को कंफर्म करने के लिए सेजल से बाद में पूछा कि तुम क्यों रो रही थी, फिर उसने सब कुछ बता दिया मुझे। वही यह सुन आयुष को थोड़ा डर सा फील हो रहा था, जैसे उसकी कोई कीमती चीज उससे दूर जा रही हो। वह जल्दी से डांस रूम से भागते हुए निकल गया और जल्दी से स्कूल से बाहर आकर अपनी कार में बैठते हुए अपने ड्राइवर को मल्होत्रा मेंशन ले जाने को बोला। वही ड्राइवर उसकी बात सुन जल्दी से कार चालू कर मल्होत्रा मेंशन की तरफ ले जाने लगा। इधर जब मीरा डांस रूम में आई तब आयुष को न पाकर अपने आप से बोली, यह आयुष कहाँ चला गया? कहीं मेरे लेट आने की वजह से गुस्से में यहाँ से तो नहीं चला गया? नहीं आयुष ऐसा नहीं करेगा, बस मुझे 5 मिनट ही तो लेट हुआ है। तभी मीरा पास में खड़ी उन लड़कियों से पूछती है, जो किसी बात पर सीरियस होकर डिस्कस कर रहे थे, सुनो तुम लोगों ने आयुष को कहीं जाते देखा है क्या? मीरा की बात सुन उन लड़कियों की ग्रुप की वही बातूनी लड़की फटाक से बोली, मेरी बातों को सुन, आयुष को क्या हुआ पता नहीं, वो यहाँ से चला गया। उसकी बात सुन मीरा आंखें छोटी करके घूर के उसे देखते हुए, आखिर तुमने ऐसा क्या बोल दिया जिसे सुनकर आयुष यहाँ से चला गया? मीरा के घूरने से वह लड़की थोड़ा सकपका गई, फिर जल्दी से हकलाते हुए बोली, अरे तुम मुझे ऐसा मत घूरो, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा। फिर उस लड़की ने मीरा को सारी बात बता दी, जिसे सुन मीरा एक्साइटेड होते हुए उसके कंधे को पकड़कर, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या सच में त्रिशा यहाँ नहीं पढ़ेगी? कुछ तो बोलो, तुम चुप क्यों हो? मीरा की बात पर वह लड़की बोली, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें झूठ थोड़ी ही बोलूंगी। ये सुन मीरा खुशी के मारे उस लड़की के कंधे को छोड़ देती है। वो लड़की दुबली पतली होने के कारण वही जमीन पर गिर जाती है, लेकिन मीरा उसे नहीं उठाती है और पागलों की तरह अपने आप से बड़बड़ाते हुए, आखिर मेरे रास्ते का कांटा हट ही गया, ये बोल वो पागलों की तरह हंसते हुए वहां से चली जाती है। वही सभी लड़कियां मीरा की इस रिएक्शन से हैरान हो गई थी। दूसरी तरफ माना एयरपोर्ट काल्पनिक नाम। अब तक त्रिशा और उसके फैमिली वाले एयरपोर्ट में पहुंच गए थे। यह एयरपोर्ट मल्होत्रा कंपनी के अंडर ही आती थी, इसलिए आज पूरा एयरपोर्ट खाली था, क्योंकि मिस्टर आशीष ने अपनी प्रिंसेस की सिक्योरिटी के लिए सख्त ऑर्डर दिया था कि आज यहाँ कोई भी पैसेंजर नहीं दिखना चाहिए। इधर एयरपोर्ट के अंदर मिसेज पायल त्रिशा को गले लगा के रो रही थी। वही त्रिशा की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। फिर त्रिशा अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए बोली, मम्मा आप ऐसे रोगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी, क्या आप चाहती हो कि मैं ना जाऊं? आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। चैप्टर 24 बॉक्स। वही त्रिशा की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। फिर त्रिशा अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए बोली, मम्मा आप ऐसे रोगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी, क्या आप चाहती हो कि मैं ना जाऊं? मिसेज पायल बोली, नहीं ऐसा नहीं है त्रिशु, बल्कि मैं चाहती हूं कि तुम वहां जाओ और जल्दी वापस आओ। त्रिशा ने कहा, आई प्रॉमिस मम्मा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी, और आप तो मेरी स्ट्रॉन्ग मम्मा हो ना, तो आप मत रो ना प्लीज। त्रिशा हल्की स्माइल होठों में लाकर बोली। वही त्रिशा के स्माइल में पता नहीं क्या जादू था, जिसे देख मिसेज पायल बिल्कुल शांत हो गई थी। फिर मिसेज पायल प्यार से त्रिशा के माथे पर किस करके बोली, त्रिशु तुम्हें अगर वहां कुछ भी लगे तो मेरे पास कॉल करके बता देना। त्रिशा ने कहा, ओक मम्मा।
फिर त्रिशा बारी बारी करके सभी का पैर छूती है और उनसे गले लगती है। लास्ट में रंजीत जी के पास जाती हैं और उनका पैर छूकर उनकी तरफ अपनी हल्की नमी भरी आंखों से देखते हुए, दादू मुझे ज्यादा मिस मत करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। उसकी बात पर रंजीत जी ठीक है फिर त्रिशा बेटा हम तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। फिर रंजीत जी अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर त्रिशा को देते हुए, त्रिशा ये हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। त्रिशा उस बॉक्स को अपने हाथ में लेते हुए बहुत गौर से देख रही थी क्योंकि वह छोटा सा बॉक्स बहुत पुश्तैनी लग रहा था। त्रिशा उस बॉक्स को देखते हुए रंजीत जी से पूछती है, दादू इस बॉक्स के अंदर क्या है? उसकी बात पर रंजीत जी बोले, त्रिशा इस बॉक्स के अंदर एक बहुत ही अनमोल चीज है जिसके कारण तुम इस बॉक्स को अभी नहीं खोल सकती। जब कभी तुम किसी मुसीबत में होगी तब तुम इस बॉक्स को खोलना, तब तक के लिए तुम इसे बिना खोले संभाल के रखना। त्रिशा उनकी बात पर ठीक है दादू, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी। त्रिशा की बात सुन रंजीत जी मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोले, मेरी छोटी सी त्रिशा अब बहुत समझदार हो गई है। उनकी बात पर त्रिशा मुस्कुरा दी। कुछ समय बाद त्रिशा प्लेन में बैठ चुकी थी और उसका प्लेन टेक ऑफ हो गया था। वही इस वक्त उड़ते हुए प्लेन को देखकर सभी की आंखों में हल्की नमी थी। फिर सभी एयरपोर्ट से निकलकर सीधा मल्होत्रा मैंशन के लिए निकल गए। दूसरी तरफ आयुष की कार मल्होत्रा मैंशन पहुंच चुकी थी। वह जल्दी से कार से निकलकर सीधा मैंशन के अंदर जाता है लेकिन उसे हाल में कोई नहीं दिखता, इसलिए सभी को आवाज लगाते हुए, अंकल आंटी आप सब लोग कहाँ हो? वही ये आवाज सुन किचन से सरिता निकलती है। आयुष सरिता को देखकर उससे पूछता है, सरिता आंटी सब लोग कहाँ हैं? मैं आवाज लग रहा हूँ लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा है। उसकी बात पर सरिता बोली, आयुष बाबा सब तो 1 घंटे पहले ही त्रिशा बिटिया को एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं, इसलिए घर में कोई नहीं है। आप थोड़ी देर वेट कीजिए, वह लोग अब आते ही होंगे। उनकी बात सुन आयुष को पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आने लगा। वह बिना कुछ कहे मैंशन से निकलकर सीधा कार में बैठते हुए बहुत गुस्से से, ड्राइवर अंकल कार को अब सीधा घर ले चलो। उसकी बात सुन एक पल के लिए तो ड्राइवर भी डर गया था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सीधा कार को खन्ना मैंशन की तरफ ले जाने लगा। 20 मिनट बाद कार खन्ना मैंशन के सामने आकर रुकी। कार के रुकते ही आयुष गुस्से से कार का डोर खोलकर मैंशन के अंदर चला गया। वहीं हाल में मिसेज कृति और मीरा बैठकर बातें कर रही थी। तभी मिसेज कृति की नजर गुस्से से अंदर आते हुए आयुष पर पड़ी, जिसे देखकर मिसेज कृति उससे कहती है, आयुष बेटा तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वही आयुष उनकी बात सुनकर वहीं रुक जाता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, नहीं मॉम मैं गुस्से में नहीं हूँ, बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मॉम मुझे थोड़ा रेस्ट की जरूरत है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये बोल आयुष सीढ़ियों से चढ़कर सीधा अपने रूम में चला गया। उसको ऐसे जाते देख मिसेज कृति मीरा से बोली, मीरा बेटा मुझे तो अब नहीं लगता कि अब आयुष प्रैक्टिस में जाएगा, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो तुम्हें अकेले ही प्रैक्टिस करना होगा। उनकी बात सुन मीरा मुस्कुराते हुए, नहीं आंटी आप गलत समझ रही हैं, मैं उसे प्रैक्टिस के लिए बुलाने नहीं आई थी, मैं तो बस पता करने आई थी कि आयुष यहाँ है या नहीं, क्योंकि वह बिना बताए डांस रूम से आ गया था। उसकी बात पर मिसेज कृति बोली, सॉरी बेटा मैं दूसरा समझ गई थी। मीरा बोली, आंटी आप सॉरी मत बोलो, मैंने आपको ये नहीं बताया इसलिए मेरी गलती। उसकी बात पर कृति जी, सच कहो बेटा तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा और तुम ऐसे ही कभी कभी आते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सुन मीरा ठीक है आंटी बोलकर मुस्कुरा दी। और वही मीरा मन में, अब आपको क्या बताऊं आंटी मैं कितनी अच्छी हूं जिसके चलते तो मेरा दिल आपके बेटे के ऊपर आ गया है, जिसे पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अब आप एग्जाम्पल में त्रिशा को देख लीजिए, वह हम दोनों के बीच आ रही थी इसलिए मैंने उसे सीढ़ियों से गिरा दिया। ये बोलकर वह मन ही मन राक्षसों की तरह हंसने लगी। फिर मासूम सा फेस बनाकर मिसेज कृति से बोली, आंटी अब मुझे चलना चाहिए, लेट हो रहा है। उसकी बात पर मिसेज कृति बोली, ठीक है बेटा कभी टाइम मिले तो और आना। जरूर आंटी, यह बोल मीरा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वही आयुष के रूम में पूरा सामान फर्श पर बिखरा हुआ था। इस वक्त आयुष की हालत बहुत खराब थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथों में कुछ कुछ जगह स्क्रैचेस थी जिससे हल्का हल्का खून भी निकल रहा था, लेकिन उसे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वही आयुष गुस्से में टेबल पर रखे कांच के गिलासों को फर्श पर भटकते हुए, आखिर क्यों त्रिशा तुमने अपने जाने की बात मुझे बताया नहीं? पहले तो मेरे बिना पूछे सारी चीजें बता दिया करती थी, लेकिन अब क्या हुआ?
चैप्टर 25 खड़ूस बूढ़ा। आज का चैप्टर पसंद आए तो लाइक करना गाइस। अब पहले तो मेरे बिना पूछे मुझे सारी चीजें बता दिया करती थी, लेकिन अब क्या हुआ? आखिर क्यों त्रिशा तुमने मुझे अपनी जाने की बात नहीं बताई? आयुष का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था, इसलिए वह पंचिंग बैग के पास जाता है और उसको पंच मारते हुए अपना सारा गुस्सा उसी में निकलने लगता है। फिर अचानक से पंच मारते हुए रुककर पागलों की तरह हंसते हुए त्रिशा का नाम लेकर, त्रिशा त्रिशा तुम मुझे अपने लिए धीरे धीरे पागल बना रही हो और तुमने गलती कर दी मुझसे दूर जाकर। इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब जब भी तुम मिलोगी मुझे तो इसका सुध सफेद सजा तुम्हें मैं देकर रहूंगा। आखिर तुमने मुझसे दूर जाने की गलती जो की है, रह लो, जितना मुझसे दूर आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। ये बोल आयुष फिर से पंचिंग बैग में पंच मारने लगा। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में सब लोग एयरपोर्ट से आ गए थे और अपने अपने रूम में जाकर आराम कर रहे थे, क्योंकि आज का दिन सभी के लिए बहुत दुख भरा था। वहीं रंजीत जी इस वक्त स्टडी रूम में बैठकर कुछ सोच रहे थे। तभी वह अपने फोन को निकालकर किसी को कॉल करते हैं, लेकिन सामने वाला कॉल ही नहीं उठा रहा था, जिसे देखकर रंजीत जी खिसियाते हुए, ये खड़ूस बूढ़ा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? ये कहते हुए रंजीत जी फिर से कॉल लगाते हैं, लेकिन इस बार 2-3 रिंग जाने पर कॉल उठा लिया गया था और उधर से किसी बूढ़े इंसान की नींद भरी आवाज आती है। क्या हुआ रंजीत, तुम इतनी रात को कॉल क्यों किए हो? ये सुन रंजीत जी बोले, नींद से जाग जाए मिस्टर धीरज सिंघानिया। माना कि तुम अब बूढ़े हो रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतनी गहरी नींद में सो जाओ और मेरा कॉल तक अटेंड ना करो। चलो गाइस, आप लोगों को बता देते हैं कि त्रिशा के दादू मिस्टर रंजीत मल्होत्रा और अकाया के दादू धीरज सिंघानिया एक दूसरे को कैसे जानते हैं। एक्चुअली ये दोनों बचपन के ही जिगरी यार है और बचपन से ही दोनों एक साथ पले बड़े हैं और दोनों ही अपने दिनों में इंडिया के सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। लेकिन बेटे बहू और पत्नी के मिस्टीरियस डेथ कारण मिस्टर धीरज सिंघानिया को अपने पोतों के साथ मजबूरन इंडिया छोड़कर यूएस सेटल होना पड़ा। कोष्टक गाइस, इनके बेटे बहू और पत्नी की मिस्टीरियस डेथ कैसे हुई इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अभी आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। उनकी बात पर धीरज सिंघानिया बोले, देख रंजीत, तू मुझे कुछ भी बोल दे, लेकिन तू मुझे बूढ़ा बस मत बोल। मैं अभी भी गबरू जवान हूँ यार, बस मेरे बाल बूढ़ा आदमी सफेद पड़ गए हैं, वरना अभी भी मेरे ऊपर 100 से भी ज्यादा लड़कियां मरती है। टंग आउट। उनकी बात पर रंजीत जी हंसते हुए, बाल सफेद पड़ गए हैं लेकिन इसकी अकड़ अभी तक नहीं गई। रंजीत, तू बार बार यह बोलकर मुझे बुआ होने का फिल मत करा। जिस काम के लिए कॉल किया है वह बता, वरना मैं कॉल रख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तू नाराज मत हो, मैं तो बस तेरे से मजाक कर रहा था। मैं बस तुझे ये बताने के लिए कॉल किया था कि मेरी पोती त्रिशा यहाँ से निकल गई है, कल शाम तक यूएस पहुंच जाएंगी। तू उसे लेने चले जाना और ये बात याद रखना, जब तक मेरी पोती तेरे यहाँ रहेगी उसका अच्छे से ख्याल रखना, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, वरना तू आगे जानता है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। रंजीत जी ने कहा। उनकी बात पर मिस्टर धीरज सिंघानिया, ओ ए बूढ़े रंजीत, तुझे क्या लगता है त्रिशा का यहाँ मैं अच्छे से ख्याल नहीं रखूंगा? तू भूल रहा है, त्रिशा को मैं बचपन से ही जानता हूँ, भले ही मैं इतने सालों तक उससे दूर रहा हूँ, पर मैं अभी तक उसे नहीं भूला हूँ। और तू एक बात कान खोल के सुन, वह तेरी ही पोती नहीं है, मेरी भी पोती है, समझा? वह तुझसे ज्यादा बचपन में वो मेरे साथ रहती थी और तू चिंता मत कर, मैं उसका ख्याल अपनी जान से भी बढ़कर रखूंगा। उनकी बात सुनकर रंजीत जी मुस्कुराते हुए बोले, धीरज तेरे मुंह से बस मैं यही सुनना चाहता था। चल ठीक है, अब तू आराम कर, वरना तेरी आंखों को नीचे डार्क सर्कल हो जाएगा और जितनी भी लड़कियां तुझ पर मरती है ना, वह तुझे देखकर बेहोश हो जाएंगे, रंजीत जी ने हंसते हुए कहा। उनकी बात पर हंसते हुए मिस्टर धीरज सिंघानिया बोले, तेरी बात तो सही है, अच्छा ठीक है, फिर अब मैं रखता हूँ। फिर दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर प्लेन में त्रिशा जिस प्लेन में बैठी थी वह बहुत लग्जरियस था। वही प्लेन के अंदर घर के जैसे ही बेडरूम, बाथरूम और एक छोटा सा किचन था। इसे देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि यह कोई प्लेन है। इस प्लेन को काफी आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया था, जिससे कारण ये प्लेन बहुत ही सुंदर लग रहा था। तभी त्रिशा बाथरूम से फ्रेश होकर निकलती है और बेड में रखे अपने छोटे से बैग को लेकर सोफे में जाकर बैठ जाती है और अपने उस छोटे से बैग से अपनी डायरी को निकलती है, जो देखने में नॉर्मल डायरी के जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका लॉक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाला लग रहा था। त्रिशा ने अपना एक फिंगर डायरी के लॉक में रखा। त्रिशा के ऐसे करते ही डायरी का लॉक खुल गया। फिर त्रिशा डायरी के कोने में रखे पेन को लेती है और वो सारी चीजों को लिखने लगती है जो उसके पिछले जन्म में हो चुका था।
त्रिशा उस डायरी को देखते हुए, मुझे अच्छे से याद है मेरे पिछले जन्म में मेरे फेवरेट एक्टर रिद्धिम कपूर को अपनी ही गर्लफ्रेंड की खून के इल्जाम में जेल हो गया था, जिसके कारण उसे पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बैन कर दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला था कि उनकी गर्लफ्रेंड जिंदा है, लेकिन तब बहुत देर हो चुका था। बहुत बदनामी के कारण उन्होंने जेल में सुसाइड कर लिया था, जिसके कारण मुझे बहुत दुख हुआ था। उसके बाद से ही मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज नफरत हो गई थी। चैप्टर 27 आहान का खुरापाती दिमाग। उसके बाद पर दीनू काका ने कहा, वो आहान बेटा, मैंने गलती से यह फूलों की टोकरी बड़े मालिक के ऊपर गिरा दिया था और वो अभी जल्दी में कहीं जा रहे थे, इसलिए वो मेरे ऊपर चिल्ला दिए। दीनू काका की बात सुन आहान ने कहा, अच्छा तो दादू आप पर इसलिए चिल्ला रहे थे। फिर आहान फूलों से सजे हुए हाल को देखते हुए, वैसे दीनू काका आज इतनी तैयारी किस लिए हो रहा है? कोई आने वाला है क्या? हाँ आहान बेटा, आज बड़े मालिक के कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए आज इतनी तैयारी हो रहा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ बेटा, बहुत सारी तैयारी भी करना है, दीनू काका ने कहा। उनकी बात पर आहान ने कहा, ठीक है तो आप जाए, वरना दादू को पता चलेगा तो आपको फिर से डांट पड़ेगी। उनकी बात सुन दीनू काका हाँ में सिर हिलाते हुए फूलों की टोकरी को लेकर चले गए। इधर आहान सोफे पर दोनों पैरों को मोड़कर बैठ गया और अपने एक हाथ को चीन पर रखकर, आखिर ऐसा कौन सा स्पेशल गेस्ट आ रहा है जिसके लिए दादू ने पूरे पैलेस को फूलों से सजाया है? मुझे तो यहाँ के उनके सभी दोस्तों के बारे पता है, वो तो उनके लिए उतने खास नहीं है जिनके लिए दादू ऐसा करेंगे, और इतना तैयारी तो भाई के आने पर भी नहीं करते। आखिर कौन है दादू के स्पेशल गेस्ट जो भाई से भी ज्यादा स्पेशल है? आहान ये सब सोचते हुए खुद से कहा। तभी आहान को रात वाली बात याद आई। जब वो रात में नीचे से पानी पीकर ऊपर जा रहा था तो उसके दादू के रूम का डोर आधा खुला था और वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे, जिसकी वजह से अंदर की बात बाहर सुनाई दे रही थी। जब वो उनके रूम से गुजर के जा रहा था तो उसके दादू कॉल में किसी से बात करते हुए कह रहे थे कि वह तो अभी भी गबरू जवान है, उनके ऊपर 100 से भी ज्यादा लड़कियां मरती है। ये सुनकर तो आहान को हैरानी हुई थी, लेकिन उस समय बहुत नींद आने के कारण उसने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आधी बात सुन वो अपने रूम में चला गया। ये सारी बात याद कर आहान अपना सुपर खुरापाती दिमाग लगाकर खुद से, हे भगवान, कहीं दादू अपने लिए कोई नई गर्लफ्रेंड तो नहीं ला रहे। वैसे भी आजकल के न्यूज में वही दिखा रहा कि बूढ़े लोग मरने की उम्र में सुंदर सुंदर लड़कियों के प्यार के जाल में फंसकर शादी कर रहे। कहीं मेरे दादू को किसी लड़की ने फंसा तो नहीं लिया, और आज ये सब तैयारी कहीं उस लड़की के लिए तो नहीं है। ये सब कहते हुए आहान अपना फ्यूचर इमेजिन करने लगा, जहां उसके दादू किसी भद्दी सी मेकअप वाली लड़की के साथ शादी करके आए हैं, जो दिखने में राक्षस चुड़ैल लग रही थी, और वो लड़की सोफे में बैठकर उससे पूरे हाल का पोछा लगवा रही है, और उसके दादू उस लड़की को अपने हाथों से फल काट कर खिला रहे हैं। वही वो रोते हुए अपने दादू से कह रहा है, दादू इस चुड़ैल आंटी को हमारे घर से भागा दो, ये मेरे से पोछा करवा रही है। लेकिन उसके दादू उसकी तरफ देखना तो दूर कुछ बोल भी नहीं रहे थे। ये सब इमेजिन कर आहान लगभग सोफे से उठकर चिल्लाते हुए, नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मुझे नहीं चाहिए कोई चुड़ैल आंटी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे हो गया तो वह चुड़ैल आंटी मेरा जीना हराम कर देगी और मुझसे पोछा लगवाएगी। ये सब कहते हुए आहान टेंशन में आ गया था। वो अपने में ही खोया हुआ था कि तभी कोई पीछे से उसके कांधे पर हाथ रखता है। वही आहान को किसी का हाथ महसूस होते ही डर के मारे उछलते हुए बचाओ बचाओ चुड़ैल आ गई। ये कहते हुए आहान ने अपना चेहरा डर के मारे अपने हाथों से छुपा लिया था। चलो गाइज, मैं आपको राज के बारे में बता देती हूँ। राज अकाया का लेफ्ट हैंडेड शकीरा का छोटा भाई है, जो आहान का पर्सनल कराटे ट्रेनर है, और ये अकाया के उम्र का ही है। राज शकीरा से अपोजिट शांत और चुलबुला है, लेकिन अपने बिग बॉस के ऊपर खतरा आने पर खतरनाक भी बन जाता है। वही वो लड़का जिसका नाम राज था, उसको डरते हुए देख, अबे गोचू, मैं राज हूँ, कोई चुड़ैल नहीं, और तू ये पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहा है? अपने चेहरे से हाथ हटा कर तो देख, राज आहान को देखते हुए कहा। ये सुन आहान अपने चेहरे से हाथ हटाकर गहरी सांस लेते हुए अपने हाथ को सीने पर रखकर कहा, राज भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। उसकी बात सुन राज हंसते हुए, क्या हुआ आहान, तू आज इतना क्यों डरा हुआ है? कोई भूत देख लिया क्या? और तू मेरे को चुड़ैल क्यों बोल रहा था? राज ने कहा, राज भाई, मैं आपको चुड़ैल नहीं बोल रहा था, वह तो डर के कारण मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, और मैं इतना डरा हुआ इसलिए हूँ क्योंकि दादू हमारे लिए एक भद्दी सी चुड़ैल आंटी ला रहे हैं।
आहान ने खोए हुए कहा। ये सुन राज लगभग शौक में चिल्लाते हुए, आहान ये क्या बोल रहा है? तू ऐसे दादाजी के बारे में कैसे बोल सकता है? उसकी बात पर आहान, राज भाई मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। अब मैं जो आपको बताऊंगा जिसे सुनकर आपको दुख होगा, लेकिन आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए जिससे आप अपने आप को संभाल पाए। वही उसकी बात सुन राज, तू ज्यादा बात मत घुमा आहान, सीधा सीधा बता क्या बात है। ठीक है फिर तो सुनिए आप, ये कहकर आहान उसको रात की सारी बातें और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मिर्च मसाला टंगा जोड़कर आहान ने राज को बता दिया, जिसके कारण राज को आहान की बातों पर विश्वास हो गया और राज गुमसुम सा सोफे के सहारे टिककर फर्श में बैठ गया, जैसे उसका पूरा जहां उजड़ गया हो। राज अपनी गुमसुम आवाज में कहता है, आहान मैंने दादाजी से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दादाजी ऐसा करेंगे। उसकी बात पर उसके बगल में बैठा आहान ने कहा, वो तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था राज भाई दादू ऐसे करेंगे, पर क्या करे हमारे दादू को बुढ़ापे में जवानी छा रही है। फिर राज कुछ सोचकर, आहान इस बारे में हमारे सिवा और किस किस को पता है? क्या इसके बारे में बिग बॉस को भी पता है? आहान ने कहा, नहीं राज भाई मैंने भाई को इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है, क्योंकि आप तो जानते ही हो अगर मैं भाई को कॉल करूंगा तो वो मेरा कॉल नहीं उठाएंगे, और मैं ये सब बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, और मैं ये सब खुद हैंडल करना चाहता हूँ। फिर आहान अपना एक हाथ राज के सामने आगे कर, क्या आप इस काम में मेरा साथ दोगे? आगे क्या करने का सोचा है आहान? क्या आहान की गलतफहमी दूर हो पाएगी? चैप्टर 28 त्रिशा मीट अ कायर एन अनएक्सपेक्टेड किस। अब और मैं ये सब खुद हैंडल करना चाहता हूँ। फिर आहान अपना एक हाथ राज के सामने आगे कर, क्या आप इस काम में मेरा साथ दोगे? उसकी बात सुन राज भी अपना हाथ आगे कर उसके हाथ में रखते हुए, हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम करने क्या वाले हो ये तो बताओ मुझे। राज की बात सुनकर आहान अपने दिमाग में खुरपती आइडिया सोचकर मुस्कुराते हुए राज के कान में जाकर कुछ कहता है, जिसे सुनकर राज मुस्कुराते हुए, वह आहान क्या आइडिया है? इस आइडिया से तो वो चुड़ैल आंटी पैलेस में रहना तो दूर यहाँ आने के लिए भी 100 बार सोचेगी। हाँ राज भाई इस आइडिया से वह हमारे दादू के लाइफ से भी चली जाएगी। चलो फिर उनके आने से पहले उनके लिए स्पेशल वेलकम की तैयारी करते हैं, आहान ने हंसते हुए कहा। उसकी बात पर राज मुस्कुराते हुए, हाँ चलो जल्दी। फिर दोनों अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत ही हाई सिक्योरिटी थी। पूरा एयरपोर्ट हाई वेलेट्रेंड बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। वहीं धीरज सिंघानिया एक जगह से दूसरे जगह घूमते हुए अपने असिस्टेंट महेश से कहता है, महेश कितने घंटे और बचे हैं? त्रिशा बेटा का प्लेन लैंड होने में मुझसे तो आप इंतजार नहीं हो रहा है। उनकी बात सुन महेश मुस्कुराते हुए, बॉस प्लेन को लैंड होने के लिए अभी 6 घंटे और बचे हैं, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। उसकी बात सुन धीरज सिंघानिया हैरान होते हुए, क्या अभी भी 6 घंटे बाकी है? पर ये कैसे, हम लोग तो बहुत टाइम से यहाँ वेट कर रहे हैं क्या? महेश ने कहा, हाँ बॉस हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। उसकी बात सुन मिस्टर धीरज सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा और वही रखे चेयर में जाकर बैठ गए। वही उनके बैठते ही एक स्टाफ उनके लिए ट्रे में कुछ स्नैक्स और जूस लेकर लाता है और अपना सिर नीचे कर उनसे कहता, सर ये आपके लिए स्नैक्स और ड्रिंक। उसकी बात सुन धीरज सिंघानिया बोला, यही टेबल पर रख दो। ये सुन वो स्टाफ, जी सर बोल ट्रे को टेबल में रख वहां से चला गया। उसके जाते ही धीरज सिंघानिया ट्रे से स्नैक्स लेकर खाते हुए जूस पीने लगे। फिर ऐसे ही बैठे हुए प्लेन लैंड होने का इंतजार करने लगे। वही 6 घंटे बाद इस वक्त धीरज सिंघानिया की आंखें हल्की नींद के कारण आधी बंद हो गई थी और उनका सर नींद के कारण इधर से उधर झूम रहा था। तभी साइड में खड़ा महेश उनको कंधे से हिलाते हुए, बॉस उठिए आप, देखो तो प्लेन लैंड हो गया। ये सुनकर तो जैसे धीरज सिंघानिया का तो जैसे ही नींद गायब हो गया था। वह जल्दी से खड़े होकर उस तरफ देखते हैं जहां पर प्लेन लैंड हो रहा था। तभी उनकी नजर प्लेन से 2 बॉडीगार्ड के साथ उतरती 15 साल के लड़की पर गई, जिसे देख उनकी आंखें खुशी के मारे चमक उठी थी। वो लड़की प्लेन से उतरकर सीधा उनके तरफ ही आ रही थी। वही मिस्टर धीरज सिंघानिया त्रिशा को इधर ही आते देखकर उनके होठों पर मुस्कान छा गई थी। त्रिशा उनके पास आकर झुककर उनके पैर छूती है, फिर खड़े होकर हल्की मुस्कुराहट के साथ उनके तरफ देखते हुए, आप कैसे हैं दादाजी? इतने साल बाद आपसे मिल रही हूँ, आपने मुझे याद किया तो है ना? त्रिशा की बात सुन मिस्टर धीरज सिंघानिया मुस्कुराते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ त्रिशा बेटा,
और मैंने तुमको बहुत मिस किया है। वैसे तुम बताओ तुम कैसी हो और तुमने मुझे पहचान कैसे? क्योंकि जहां तक मुझे याद है तुम तो उस समय बहुत छोटी थी। फिर कैसे तुमने मुझे पहचाना लिया? उनकी बात सुन त्रिशा ने कहा, दादाजी आपके बारे में तो मुझे मेरे दादू ने बताया है कि किस तरह आप दोनों मेरे लिए लड़ते थे। और रही बात आपको पहचानने की, तो इस एयरपोर्ट में आपके सिवा कोई स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाला कोई दिख ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने आपको यूं पहचान लिया। ये कहते हुए त्रिशा बहुत क्यूट लग रही थी। वही त्रिशा की क्यूट क्यूट बातें सुन धीरज सिंघानिया के होठों में मुस्कान तैर गई थी। तभी उनकी नजर त्रिशा के हाथ में पड़ती है, जिसमें उसने एक छोटा सा व्हाइट कलर का बनी खरगोश पकड़ा था, जिसे देखकर मिस्टर धीरज सिंघानिया बोले, त्रिशा बेटा ये बनी तो तुम्हारी तरह ही बहुत क्यूट है, वैसे इसका क्या नाम है? उनकी बात सुन त्रिशा बोली, दादाजी इसका नाम टोजो है। फिर त्रिशा कुछ घंटे पहले हुई घटना को सोचती है। फ्लैशबैक। कुछ घंटे पहले प्लेन में त्रिशा बेड पर आराम से सुकून की नींद ले रही थी कि तभी उसे अपने गर्दन के पास हल्का भारी सा सॉफ्ट कुछ महसूस होता है, जिसके कारण त्रिशा की आंख खुल जाती है और वह जल्दी से रिएक्ट करते हुए उस चीज को बिना देखे हाथ से उठाकर फर्श पर पटक देती है। त्रिशा के ऐसे करते ही एक दर्द भरी चीख की आवाज आती है, आ आ आ। ये सुन त्रिशा फर्श की तरफ देखती है तो फर्श में एक व्हाइट फर वाला छोटा बनी खरगोश पड़ा था, जिसे देख त्रिशा हैरान रह गई। त्रिशा को हैरान देख वो फर्श में पड़ा व्हाइट बनी खरगोश अपनी बटन जैसी गोल नीली आंखों से त्रिशा को देखते हुए, मास्टर आप इतना हैरान होकर मुझे क्यों देख रही है? जल्दी से मुझे उठाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और ऊपर से आपने मुझे नीचे पटक कर मेरे हड्डियों का चूरमा बना दिया है। और अब आप हैरानी से खड़ी होकर मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई एलियन अन्यदेशीय हूं। त्रिशा उसकी बात सुन झेप गई, फिर जल्दी से उसे फर्श से उठाकर बेड में रख देती है और उसके व्हाइट मुलायम फर को सहलाते हुए, टोजो तुम ये अचानक से पेंडेंट से यह सफेद खरगोश में क्यों बदल गए हो? उसकी बात सुन टोजो ने कहा, मास्टर मैंने कुछ नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक हुआ है। शायद मेरे में कोई नई शक्ति जागृत हुई है जिसके कारण मैं ऑटोमेटिक चेंज हो गया हूं। टोजो की ये सुन त्रिशा ने कहा, इसलिए तुम अभी ये सफेद रंग के बनी खरगोश में बदल गए हो क्या? त्रिशा की बात सुन टोजो ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर त्रिशा कुछ टाइम पहले अपने किए पर माफी मांगते हुए, सॉरी टोजो मुझे नहीं पता था कि ये तुम थे, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती, त्रिशा ने अफसोस जताते हुए कहा। त्रिशा की बात सुन टोजो, मास्टर आप मुझे सॉरी मत बोलिए, मुझे पता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब आपसे अनजाने में हुआ है, वरना आपको पता होता तो आप ऐसा नहीं करती, ये मुझे मालूम है। टोजो की बात सुन त्रिशा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फ्लैशबैक एंड। तभी त्रिशा को धीरज सिंघानिया आवाज आई जो उनसे कह रहे थे, त्रिशा बेटा तुम कहाँ खोई हुई हो? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उनकी बात सुन त्रिशा बोली, दादाजी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। धीरज सिंघानिया ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर चलो त्रिशा बेटा अब घर चलते, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, घर में जाकर आराम करना। ये सुन त्रिशा जी दादू कहती हैं। फिर दोनों एयरपोर्ट से निकल के कार में बैठकर वहां से पैलेस के लिए निकल जाते। इधर पैलेस में राज और आहान पैलेस के मेन डोर के दाएं बाएं दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे और वो दोनों अपने अपने हाथों में एक एक रस्सी पकड़ खड़े थे और वो रस्सी मेन डोर के ऊपर रखे बड़ा सा गुब्बारा जो काले रंग के पेंट से भरा हुआ था, वो उस दोनों रस्सी से बंधा हुआ था, जिसे खींचने से गुब्बारा फट सकता था। वही राज जो अपने एक कान में ब्लूटूथ पहन रखा था, उस ब्लूटूथ को अपने एक हाथ से टच करके कहता है, अरे आहान तूने तो कहा था कि दादाजी कोई चुड़ैल आंटी लाने वाले हैं, लेकिन सुबह से शाम हो गई लेकिन वो तो अभी तक आए ही नहीं, मेरा तो अब खड़े खड़े पैर दुख रहा है, कहीं तू मुझे झूठ बोलकर उल्लू तो नहीं बना रहा है ना? वही उसकी बात सुन आहान अपने कान में पहने ब्लूटूथ में बोला, राज भाई मैं आपको झूठ थोड़े ही बोलूंगा, और मुझे भी पता नहीं दादू और वो चुड़ैल आंटी अभी तक आए क्यों नहीं है, वैसे भी मेरा भी पैर आपकी तरह सुबह से खड़े रहने के कारण दर्द कर रहा है। तभी आहान को कुछ याद आता है और वो राज से कहता है, वैसे राज भाई आपने याद से फर्श पर तेल गिराया है कि नहीं? उसकी बात पर राज, अरे आहान मैं तो तेल गिराना भूल गया, रुक मैं अभी जाकर उस जगह पर तेल गिरा कर आता हूँ। ये बोल राज जल्दी से जाकर तेल लाता है और मेन डोर के पास तेल गिराने लगता। तभी राज के कानों में कार रुकने की आवाज आती है, जिसे सुन राज घबरा जाता है, जिसके कारण हड़बड़ी में उसके हाथ से वो तेल का डिब्बा वही फर्श पर गिर जाता है।
और पूरा तेल पूरे मैनन डोर के पास फैल जाता है। राज जल्दी से उस डिब्बे को उठाते हुए, अरे यार इसे भी अभी गिरना था। क्या क्या मुसीबत है, अच्छे से काम करो फिर भी गलती हो जाती है। ये कहकर राज उस डिब्बे को जल्दी से उठाकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है और अपने ब्लूटूथ में आहान से कहता है, आहान भी रेडी, हमारा टारगेट आ चुका और वो इधर ही आ रहा है। मैं 1-3 तक काउंट करूंगा फिर साथ में खींच देंगे। उसकी बात पर आहान ओके राज भाई कहा। फिर राज ने जूतों की आवाज इतना पास आते सुन 1 2 3 कहा और लास्ट में 3 बोलते ही दोनों ने साथ में रस्सी खींच दी। उसके साथ ही वो काले पेंट से भरा गुब्बारा फट गया। फिर आहान और राज अपना प्लान सक्सेसफुल होते देख खुशी के मारे उछलते हुए दरवाजे के पीछे से बाहर आए और बिना सामने देखे हाई फाई करने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों की नजर दरवाजे के पास खड़े लड़के पर गई, उस लड़के को देख उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया था और साथ ही वह दोनों डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि सामने खड़ा लड़का और कोई नहीं अकाया था, जो उन दोनों को गुस्से में अपनी लाल खतरनाक नजरों से देख रहा था। वही अकाये के पीछे कुछ कदम दूर खड़ा रोनित अपने बॉस की हालत देखता, जो ऊपर से नीचे तक पूरे काले रंग के पेंट से भिगे हुए थे, जो इस वक्त किसी काले भूत की तरह दिख रहे थे। रोनित को अपने बॉस की हालत देख बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वह अपनी हंसी कंट्रोल करके खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसके मुंह से हंसी निकली तो उसके बॉस उसे जहन्नुम पहुंचा देंगे। वही इधर राज डरते हुए आहान के हाथ को पकड़कर, अब हमारा क्या होगा आहान, आज तो हम लोग गए। देखो तो किस तरह से बिग बॉस हमें अपनी लाल खतरनाक आंखों से घूर कर देख रहे हैं, जैसे वह अभी हमें कच्चा निकल जाएंगे। राज की बात सुन आहान घबराहट के साथ, सही कहा आपने राज भाई, ऊपर से मेरा भाई है ही राक्षस, क्या पता सच में हमें खा जाए तो, आहान ने डरते हुए कहा। तभी गुस्से से अकाया चिल्लाते हुए, रोनित जल्दी से कॉल करके शकीरा को बुलाओ, शायद इन दोनों को आज कुछ ज्यादा ही पनिशमेंट खाने का शौक है। अकाया की इतनी खतरनाक आवाज सुन एक पल के लिए तो रोनित भी डर गया था। फिर रोनित अपना सर झुककर बोला, ऑफ बॉस। वही अकाया की बात सुनकर आहान और राज डर के मारे कांपने लगे थे, क्योंकि उन लोगों को अच्छे से पता था जब शकीरा पनिशमेंट देता है तो अच्छे अच्छों का चटनी बना जाता है। इस वक्त वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। वो दोनों बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए और कोई उन दोनों को बचाने आ जाए। शायद भगवान ने इन दोनों की प्रार्थना सुन ली थी कि तभी उन्हें किसी की हंसने आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुन आहान और राज अकाया के पीछे देखने लगे, जहां रोनित के बगल में एक बाबी डॉल जैसी दिखने वाली लड़की और बगल में उसके दादू खड़े थे, और दोनों अकाया की हालत देखकर खिला खिलाकर हंस रहे थे। रोनित तो उस लड़की को हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी ऐसी डॉल जैसी सुदन लड़की कभी नहीं देखा था। वही इधर अकाया अपने ऊपर किसी को हंसता देख गुस्से में पीछे पलट के देखता है, तो अपने पीछे खड़ी उस डॉल जैसी लड़की को देखकर अकाया का तो जैसे गुस्सा ही शांत हो गया था। वही त्रिशा अकाया के पलटते ही उसका पेन से लगा चेहरा देखकर उसे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि अकाया के पूरे चेहरे में वो काला पेंट लगा था, बस नाक और होठ को छोड़कर, जिसके कारण अकाया किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। इधर अकाया को पता नहीं क्या हुआ था, वो तो एकटक बस त्रिशा को देखने में ही खोया हुआ था कि तभी वो त्रिशा की तरफ खोए हुए आगे बढ़ा। लेकिन जैसी उसने एक कदम रखा उसका पैर स्लिप हो गया और वो सीधा त्रिशा के साथ फर्श में गिर गया, जिसके साथ ही अकाया के होठ त्रिशा के होठ से टच हो गया। चैप्टर 29 किस चोर। वो तो एकटक बस त्रिशा को देखने में खोया हुआ था कि तभी वह त्रिशा की तरफ खोए हुए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम रखा उसका पैर स्लिप हो गया और वह सीधा त्रिशा के साथ फर्श में गिर गया, जिसके साथ ही अकाया के होठ त्रिशा के होठ से टच हो गया, जिसके कारण त्रिशा हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। इस वक्त अकाया त्रिशा के ऊपर था और त्रिशा उसके नीचे, और दोनों के होठ एक दूसरे के बेहद करीब थे। वही अकाया को त्रिशा के होठ किसी रुई की तरह सॉफ्ट सा फील हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो इसे अभी एक बार चख कर देख ले। अकाया अपनी इस इच्छा को रोक ना पाया और वो अपने होठ को त्रिशा के होठ से फ्रेश करने लगा। फिर धीरे धीरे अपने जीभ से त्रिशा के अपर और लोअर लिप को लिक करने के साथ सक करने लगा। इस वक्त अकाया अपने कंट्रोल में नहीं था। शायद ये पहली बार था जो अकाया अपने कंट्रोल से बाहर था, लेकिन ये सब कर उसे पहली बार अंदर से एक अलग सी इमोशन फील हो रहा था। इधर त्रिशा जो पहले ही अकाया के होठ से टच होने से हैरान थी, वो अकाया के ऐसा करने से उसे गुस्से में देखने लगी और गुस्से से अपने चेहरे को उससे दूर कर कहा, दादाजी इस काले चिंपांजी कानखा जुड़े बागर बिल्ले को मेरे से दूर कीजिए, वरना
मैं इसके लोहे जैसे शरीर से दबकर मर जाऊंगी। वही अकाया तृषा के ऐसा करने से उसे नाखुशी से देखने लगा, जैसे कि तृषा ने उसकी कोई कीमती चीज उससे दूर कर दी हो। अकाया का सिर सामने होने के कारण धीरज सिंघानिया, राज, आहान ने उनके किस को नहीं देखा था, और इधर आहान और राज तृषा के मुंह से अपने भाई के लिए नए नए नवाजे गए नाम को सुन मुंह दबाकर हंस रहे थे। वही धीरज सिंघानिया तृषा की बात सुनकर तो कुछ पल हैरान हो गए थे, लेकिन खुद को नॉर्मल कर सख्त आवाज में बोले, अकाया तुम मेरी फूल जैसी बच्ची के ऊपर से उठो, तुम्हारे कारण उसे दर्द हो रहा होगा। अकाया अपनी दादू की बात सुन अपने भावहीन चेहरे से एक नजर तृषा को देख उसके ऊपर से उठने लगा, लेकिन फर्श पर तेल गिरे होने के कारण वापस फिसलकर उसके ऊपर गिर गया, जिसे देख तृषा झल्लाते हुए, ए कान खजूरे, ये क्या बार बार तुम मेरे ऊपर च्युइंगम की तरह चिपक रहे हो, जल्दी से उठो मेरे ऊपर से। तृषा की बात सुन अकाया अपनी सिल्वर आंखों को छोटी कर उसे घूर कर देखने लगा। वही जैसे ही तृषा की नजर उसकी घुरती हुई सिल्वर आंखों से मिली, उसको देख तृषा को डर और घबराहट दोनों महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे अब अकाया से एक खतरनाक वाइब्स आ रही थी। अकाया तृषा की आंखों में अपने लिए डर देखकर उसके होठ हल्के से मुड़े, लेकिन कुछ ही सेकंड में नॉर्मल भी हो गए। शायद वो स्माइल कर रहा था, लेकिन देखकर लग रहा था कि उसे स्माइल करने नहीं आता था। फिर वो अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ तृषा को देखते हुए सख्त आवाज में, मुझे भी तुमसे चिपकने का कोई शौक नहीं। इधर देखो फर्श पर तेल गिरा है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर दोबारा गिर गया। तृषा उसकी बात सुन फर्श पर देखती, जहां सच में तेल गिरा था। वही ये कहकर अकाया उसके ऊपर से इस बार सावधानी से उठ गया और तृषा को बिना देखे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया, और लिफ्ट के अंदर घुसकर उसका बटन प्रेस कर वहां से चला गया। वही तृषा मुंह खोले उस तरफ देखने लगी जहां से अकाया गया था। उसे लगा था कि वो उसे उठाएगा, लेकिन वो तो उसे बिना उठाए चला गया था, जिसे देख तृषा मन में, कितना अकड़ू टाइप का लड़का है, हु स्मक, बदतमीज गाही का एक बार भी नहीं सोचा इसे उठा दूं, और ऐसे ही चला गया। खड़ूस, मक्खी, जूस, काला चिपांजी। फिर तृषा रोने वाले एक्सप्रेशन के साथ, और मेरा फर्स्ट किस भी चुरा लिया, किस चोर गही का। ये सब कहते हुए तृषा अकाया को बहुत मन में कोस रही थी। वही तृषा के बदलते एक्सप्रेशन देख धीरज सिंघानिया को लगा कि तृषा अकाया की बातों को सुन नाराज हो गई है, इसलिए वो जल्दी से तृषा की तरफ देखते हुए, तृषा बेटा तुम नाराज मत होना, मेरा ये खड़ूस पोता ऐसा ही है, और ये सभी से ऐसे ही टोन में बात करता है। फिर राज और आहान की तरफ देखते हुए, अरे नालायकों, तुम लोग उधर खड़े होकर टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, इधर आओ और मेरी मदद करो तृषा बेटा को उठाने में। राज और आहान उनकी बात को सुन एक साथ जी दादाजी बोल जल्दी से दरवाजे के साइड से होते हुए उनके पास आकर तृषा को उठाने में मदद करने लगे। वही इधर रोनित भी फर्श पर गिरा था, जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान ही नहीं गया था। जब तृषा अकाया के साथ फर्श पर नीचे गिर रही थी, तब उसके हाथ से टोजो छूट गया था, और वो नीचे गिरने वाला था, जिसको रोनित ने देख लिया था, और रोनित टोजो को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फर्श पर तेल फैले होने के कारण उसका पैर फिसल गया और वो फर्श पर मुंह के बल गिरा गया था। लेकिन किस्मत अच्छी होने के कारण उसने टोजो को गिरने से पहले ही पकड़ लिया था। रोनित के चेहरे में दर्द के बजाय न बयां करने वाली खुशी थी, क्योंकि आखिर उसने टोजो को जो बचा लिया है। वही टोजो भी अपनी नीली चमकती आंखों से रोनित को देख रहा था, क्योंकि रोनित की वजह से ही आज उसकी हड्डी का चूरमा बनने से जो बचा था। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे थे। वही इधर खड़ी हो गई थी और अपने कपड़े को झड़ा रही थी। तृषा बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? अगर कहीं दर्द हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, धीरज सिंघानिया ने परेशानी भरे चेहरे के साथ कहा। उनकी बात सुन तृषा मुस्कुराते हुए, नहीं दादाजी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी भी जगह दर्द नहीं हो रहा है। तृषा की बात सुन धीरज सिंघानिया को राहत मिली, वरना वो तो टेंशन में आ गए थे। धीरज सिंघानिया प्यार से तृषा के सर पर हाथ फेरते हुए, ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगा। उनकी बात सुन मुस्कुरा दी। वही साइड में खड़ा राज उन दोनों को देख धीरे से आहान के कान में, क्यों बेसाले आहान, तू तो बोल रहा था कि दादाजी कोई चुड़ैल आंटी लाने वाले हैं, लेकिन वो तो एक सुंदर सी मासूम परी जैसी दिखने वाली लड़की को लाए हैं, और ये तो हमारे दादाजी को दादाजी भी बोल रही है। कहीं तूने जानबूझकर सच में झूठ तो नहीं बोला था मुझे डांट खिलाने के लिए? ऊपर से तेरे प्लेन ने तो आज हमें नरक के दर्शन कराने लायक छोड़ है, अब हमारा आगे क्या होगा ये भगवान ही जाने, राज ने ये सब डरे हुए आवाज में कहा। राज की बात सुन आहान रोनी सूरत बनाकर, राज भाई शायद मैंने कुछ ज्यादा ही गलत अंदाजा लगा लिया था, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो मैंने दादाजी की आधी बात सुनी थी जिसको मैंने आपको बताया था, और बाकी एक्स्ट्रा बातें मैंने खुद से अंदाजा लगा कर बताया था। आहान की बात सुन राज लगभग हैरानी से चिल्लाते हुए, क्या? ये सुन आहान जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख धीरे कहा, राज भाई आप इतना तेज मत चिल्लाओ वरना दादू को पता चल जाएगा।
वही ये आवाज सुन धीरज सिंघानिया उनके तरफ देखते हुए, ये तुम दोनों क्या खुशुर पुशुर कर रहे हो? और राज तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? उनकी बात सुन अहान जल्दी से बोल, कुछ नहीं दादू, एक मच्छर ने राजभाई को काट लिया था इसलिए वो इतनी जोर से चिल्लाए हैं। अहान की बात सुन त्रिशा और धीरज सिंघानिया उन दोनों को अजीब तरह से देखने लगे। ये देख अहान, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। चैप्टर 30 दो गधे। अहान की बात सुन त्रिशा और धीरज सिंघानिया उन दोनों को अजीब तरह से देखने लगे। ये देख अहान ने कहा, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अहान की बात पर धीरज सिंघानिया ने कहा, तो तुझे किस तरह देखे ये बता, तू तो बातें भी अजीबो गरीबों वाली कर रहा। नालायक, और मच्छर के काटने से कौन इतना तेज चिल्लाता है? और ये राज चिल्लाया तो ऐसे है जैसे सांप ने काट लिया हो। हे भगवान, मैं भी किस दो गधों को बोल रहा हूँ जिनके पास अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। अपने दादू की बात सुन अहान का मुंह फूल गया और राज को तो अपने ऊपर ही दया आ रही थी कि उसने किस मनहूस घड़ी में अहान की बातों पर विश्वास कर लिया, जिसके वजह से वो आज बेवकूफों में गिना जा रहा है। वही धीरज सिंघानिया की बात सुन त्रिशा हंसने लगी। तभी उसकी नजर साइड में फर्श से उठते हुए रोनित पर पड़ी, जिसके एक हाथ में टोजो था, लेकिन रोनित का सर नीचे होने कारण त्रिशा ने उसका चेहरा नहीं देखा था। वही टोजो को देख त्रिशा मन में, टोजो तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? सॉरी, ये सब मेरी गलती के कारण हुआ, त्रिशा ने चिंता भरी आवाज में मन में कहा। त्रिशा की बात सुन टोजो ने कहा, मास्टर आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस भले इंसान ने मुझे गिरने से बचा लिया, आप इनसे पूछो ना ये ठीक है कि नहीं, मुझे बचाते हुए बेचारा गिर गया। त्रिशा बोली, ठीक है, फिर मैं इससे पूछती हूँ। ये कहकर त्रिशा रोनित के तरफ देखती है। रोनित का चेहरा देख पता नहीं क्यों त्रिशा को रोनित जाना पहचाना लग रहा था, बस उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने रोनित को कहाँ देखा है। त्रिशा इन सब चीजों को साइड में रख रोनित से कहती है, आप ठीक तो है ना? उसकी आवाज सुन रोनित उसके तरफ देखता है और त्रिशा को मुस्कुराते हुए, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस इस छोटे से बनी खरगोश को बचाते वक्त मेरा पैर फिसल गया था। रोनित टोजो को देखते हुए कहा। फिर वो टोजो को अपने हाथ से त्रिशा को देने लगा। त्रिशा टोजो को उसके हाथों से लेते हुए मुस्कुराकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे टोजो को गिरने से बचा लिया। त्रिशा की बात पर रोनित मुस्कुराते हुए, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपके इस बनी खरगोश का क्या नाम है? ये भी आपकी तरह ही बहुत क्यूट है। वही त्रिशा के बोलने से पहले ही धीरज सिंघानिया बोल पड़े, इसका नाम टोजो है। और रोनित, अभी तो त्रिशा बेटा ने उसका नाम लिया क्या? उनकी बात पर रोनित ने हाँ में सर हिलाया। तो तुम फिर क्यों पूछ रहे हो त्रिशा को उसका नाम? उनकी बात सुन रोनित मन में, इस बुरे चालक लोमड़ी को बस बीच में टांग अदाना आता है। मैं तो बस उस क्यूट सी लड़की से पूछ रहा था, तो इन्हें क्या जरूरत थी बोलने की, खडूस बुरा हो स्मक। ये सब मन में कहते हुए रोनित उन्हें बस जबरदस्ती मुस्कुराकर कहता है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था दादाजी। गाइस आप लोगों को बता देती, भले ही रोनित धीरज सिंघानिया को मन में बहुत कोसता है, लेकिन वो उनको बहुत मानता है अपने सगे दादा की तरह। बस कभी कभी उसका जीभ फिसल यक जाता है तो उन्हें कोस देता है। अब स्टोरी में आते हैं। फिर रोनित धीरज जी के पास जाकर उनके पैर छूते हुए, आप कैसे हो दादाजी, इतने दिनों के बाद आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। रोनित की बात सुन धीरज सिंघानिया हल्के गुस्से में, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा और मेरे उस शैतान पोते का 2 सालों बाद दर्शन देने का क्या कारण है? क्या ये तुम बता सकते हो मुझे? उनकी बात सुन रोनित बोला, वो दादाजी बॉस यहाँ अपने न्यू प्रोजेक्ट के कारण आए हैं और वो यही 6 महीने रहकर उस न्यू प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। उसकी बात पर धीरज सिंघानिया, ओ ये बात है, मुझे लगा ही था। वो नालायक अपने बिजनेस के कारण ही आया है, वरना ऐसे तो आता नहीं कभी। खैर छोड़ो, वो तो ऐसा ही है। गहरी सांस छोड़ते हुए धीरज सिंघानिया ने कहा। फिर त्रिशा की तरफ देखते हुए, सॉरी त्रिशा बेटा, आज ही तुम आए हो और तुम्हारे साथ ये सब हो गया, और मैंने तुम्हारा वेलकम भी अच्छे से नहीं किया, जिसके लिए मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ, धीरज सिंघानिया ने मायूस होते हुए कहते हैं। उनके इस बात पर त्रिशा बोली, कुछ नहीं होता दादाजी, जो होना था वो हो गया, अब आप मायूस मत होइए। ये सुन धीरज जी मुस्कुराकर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए, तुम सही कह रही हो बेटा, जो हो गया उस पर क्या अफसोस करना। अब चलो अंदर, मैं तुम्हारा रूम दिखाता, जिसे देख तुम खुश हो जाओगी। त्रिशा ये सुन मुस्कुराते हुए, जी दादू चलिए फिर कहती।
फिर दोनों दादा पोती मुस्कुराते हुए दरवाजे के एक साइड से अंदर जाते हैं, जहां पर तेल नहीं फैला था। इधर अहान और राज की नजर कब से उस बनी खरगोश के ऊपर ठहरी हुई थी। उन दोनों को पता नहीं क्यों टोजो इतना क्यूट लग रहा था कि उससे उन दोनों की नजर ही नहीं हट रही थी। वो दोनों तो त्रिशा को ले जाते हुए उस बनी को ही अपनी चमकती आंखों से देख रहे थे। शायद टोजो में कुछ तो था जो उन दोनों को उसे देखने मजबूर कर रहा था। तभी धीरज सिघानिया कुछ दूर चलकर रुक जाते हैं। फिर पीछे पलटकर अहान से, अहान उस जगह को अपने दीनू काका से बोलकर साफ करवा देना। उनकी बात सुन अहान अपने सेंस में आकर, जी दादू जी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करा दूंगा। उसकी बात पर धीरज सिघानिया ने कुछ नहीं कहा और त्रिशा को रूम दिखाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगे। वहीं इधर उनके जाने के बाद रोनित उन दोनों के बीच में घुसकर उन दोनों के गलों में हाथ लपेटते हुए, कैसे हो तुम दोनों ने मुझे मिस तो किया है ना, या फिर भूल गए मुझे? रोनित ने मुस्कुराकर उन दोनों से पूछा। रोनित की बात सुन अहान, ऐसा कभी नहीं होगा रोनित भाई कि हम लोग आपको भूल जाए, और हम लोगों ने बहुत मिस किया आपको। बाय द वे रोनित भाई, आने से पहले आपने बताया क्यों नहीं कि आज आप लोग आने वाले हैं? आप बता दिए रहते तो हम लोगों से आज इतना बड़ा कांड ही नहीं होता। वही राज भी खोए हुए, अहान सही बोल रहा है, काश आप बता देते कि आप इतने बजे तक पहुंचने वाले हैं, शायद आज हम आने वाले पनिशमेंट से बच जाते। उन दोनों की बात सुनकर रोनित ने उनसे पूछा, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया और वो किसके लिए प्लान किए थे? आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।